रीबर्थ ऑफ किंग्स मिस्टीरियस क्वीन एपिसोड 4। अगले दिन अद्विका के फ्लैट पर अद्विका और प्रिया किसी बात को लेकर साथ में डिस्कशन कर रहे थे। तभी दोनों ने ध्यान दिया कि अनामिका किसी सोच में गुम बैठी थी। ये देखकर अद्विका ने इशारे से प्रिया से पूछा तो प्रिया ने अपना सर न में हिलाते हुए अपने कंधे उचका दिए। तो अद्विका ने फिर अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है, तुझे कौन सी सोच में गुम बैठी है? ये सुनकर अनामिका ने वैसे ही बैठे हुए कहा, कितना हैंडसम है और हॉट भी, मुझे लगा है मुझे वो पसंद आ गया हो। ये सुनकर अद्विका और प्रिया ने उस देखा, फिर एक दूसरे को देखा और अपना अपना सर न में हिलाकर वापस अपना काम करने लगी। क्योंकि अनामिका कॉलेज टाइम से ऐसी ही थी, उन तीनों में सबसे फ्लिटी और लड़कों को ताड़ने वाली। जब अनामिका ने देखा कि दोनों वापस अपना अपना काम करने लगी है उसे इग्नोर करके, तो अनामिका ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम दोनों मुझे और मेरी बात को इग्नोर कर रही हो? तो प्रिया ने कहा, हाँ, क्योंकि तुझे तो हर हैंडसम लड़का पसंद आ जाता है। ये सुनकर अनामिका अपनी जगह से खड़ी होकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर गुस्से में बोली, तुम दोनों को क्या लगत है कि मैं लड़की ताड़ती रहती हूँ और मुझे हर हैंडसम और हॉट लड़का पसंद आ जाता है? तो अद्विका और प्रिया दोनों ने एक साथ बिना उस देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। इतना बोल दोनों वापस अपने अपने हाथों में पकड़े डॉक्यूमेंट पढ़ने लगी। जब अनामिका ने देखा कि उसके गुस्से का भी कोई असर नहीं हुआ है तो उसने रोने जैसी शक्ल बना ली और उन दोनों के बीच में जाकर बैठ गई और बोली, पर इस बार मैं सच कह रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में प्यार हो गया है। अब ये सुनकर अद्विका और प्रिया दोनों उस ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि अनामिका वैसे कितनी भी फ्लर्टी हो पर प्यार होने की बात नहीं कहेगी। अब अद्विका और प्रिया दोनों ने अपना अपना काम छोड़कर उसके एक एक हाथ पकड़कर चमकती हुई आंखों से उससे एक साथ पूछा, क्या सच में? इस पर अनामिका ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए अपना सर हाँ ने हिला दिया। तो प्रिया ने पूछा, अगर ऐसा है तो कौन है वो लड़का जो तुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गया है? प्रिया का सवाल सुनकर अनामिका ने अद्विका को देखते हटे कहा, शायद सच में हमारी किस्मत में एक ही घर में जाना लिखा है। तो अद्विका अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, इसका मतलब है कि तुझे मेरे देवर से प्यार हुआ है? तो अनामिका ने शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। इस पे प्रिया तुरंत बोली, हाँ तो तुझे देव से प्यार हुआ है? हल्का रुककर, हाँ वो हैंडसम और क्यूट तो है और तेरी तरह शरारती भी। ये सुनकर अनामिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं देव नहीं, हाँ वो हैंडसम और क्यूट है, पर वो तो मेरे छोटे भाई जैसा है, वो खुद मुझे दीदी बोलता है, मैं उससे कैसे प्यार कर सकती हूँ? तो अद्विका और प्रिया ने कंफ्यूज होकर कहा, फिर कौन? तभी अद्विका ने थोड़ा सोने हुए एकदम से कहा, अभिराज ठाकुर। अभी का नाम सुन अनामिका ने अपनी पलकें झपकाते हुए अपना सर नीचे करके कहा था, हाँ वो अभी ही है। ये जानकर अद्विका और प्रिया खुश हो गई और फिर एक्साइटेड होकर उससे पूछा, तो ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ ये सब, और तुम दोनों मिले कहाँ? तो अनामिका उन दोनों को रोककर कल जो भी हुआ वो बताने लगी। फ्लैशबैक। जब सब लोग एंगेजमेंट पार्टी में बिजी थे तभी अनामिका को उसके घर से कॉल आया था। अंदर शोर होने के कारण वो बाहर गार्डन में बात कर रही थी। जब उसकी बात खत्म हुई तो वो अपना ड्रेस संभालते हुए अंदर जा रही थी कि तभी अचानक वो किसी से टकरा जाती है। इसी में उसका पैर उसकी ड्रेस में फंस जाता है और वो अपने साथ साथ सामने वाले को भी लेकर नीचे गिर जाती है। अब अनामिका ऊपर थी और वो इंसान उसके नीचे। अनामिका जब अपनी आंखें खोलकर देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि अभी था, जिसे दादी माँ ने कार में रखे किसी सामान को मंगाने के लिए बाहर भेजा था। अनामिका तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर भी अभी के हैंडसम चेहरे को देखकर अपने मन में एडमायर कर रही थी। वही अभी ने जब अनामिका को देखा तो वो उसे कोई प्यारी सी बिल्ली का बच्चा नजर आ रही थी, जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे ही घूर देख रही हो। इस समय दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर सकते थे। अनामिका के दोनों हाथ तो अभी के सीने पर थे और अभी के उसकी खुली कमर पर। तभी अभी अनामिका से कहता है, अगर आपने देख लिया हो तो क्या अब आप उठेगी? ये सुनकर अनामिका अपने होश में आती है और फिर उसकी बात से झेपते हुए कहती है, आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं आपको घूर रही हूँ? तो अभी एक टैडी मुस्कान के साथ बोला, तो और आप इतनी देर से क्या कर रही है? इस पर अनामिका उससे नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि अभी कह तो सच ही रहा था। इसलिए वो जल्दी से अभी के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले में पहने हुई चैन अभी के शर्ट के बटन में अटक जाती है, जिसके कारण एकदम से खिंचने के कारण वो फिर से अभी के ऊपर गिरती है।
इस बार झटका तेज होने के कारण उसके होंठ अभी के होठों से टच हो जाते हैं। दोनों के होंठ टच होते ही अनामिका की आंखें हैरानी में फैल जाती है। वही अभी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो अपने आसपास सब कुछ भूल जाता है। दोनों ही ओन अपने ख्यालों में थे कि तभी अभी का फोन रिंग होता है तो दोनों हकीकत में आते हैं। अनामिका तुरंत अपना सर पीछे कर लेती है और वो फिर से उठने ही वाली थी कि अभी तुरंत हल्की तेज आवाज में बोलता है, रुको, जरा भी हिलना मत वरना तुम फिर से गिरोगी। ये सुनकर अनामिका चिढ़ते हुए बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि अभी ने एक झटके से उस अपने नीचे पलट दिया था और फिर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था और फिर दूसरे हाथ से अपनी पॉकेट से फोन निकाल कर देखा तो ये दादी माँ का कॉल था। दादी माँ का कॉल देखकर अभी ने तुरंत कॉल उठा लिया तो दादी माँ ने दूसरी तरफ से डांटते हुए कहा, रास्ते में ऐसा कौन सा नदी नाला पड़ गया जो आने में इतनी देर लग रही है। मैं तुम्हें गाड़ी से सामान निकल के लाने को कहा था या उस बनाने को। दादी माँ की बात सुनकर अभी अनामिका को देखता है जो उसके हाथ को हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो उसे घूरते हुए अभी जवाब देता है, वो दादी माँ नदी तो नहीं पड़ी पर रास्ते में एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मैं बस अभी आता हूँ। इतना कहकर अभी ने फोन काट दिया। तभी अचानक से उसकी चीख निकल गई। उसने देखा तो अनामिका ने उसके हाथ पर काट लिया था। ये देखकर वो अनामिका से गुस्से में बोला, ये क्या किया तुमने। तो अनामिका भी गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिल्ली कहने की। तो अभी ने कहा, हाँ सॉरी बिल्ली का कर तो मैं गलती कर दी। अभी के मुंह से सॉरी सुनकर अनामिका के चेहरे पर एक जीतने वाली मुस्कान आ गई। लेकिन अभी की बात आगे सुनकर ये ज्यादा देर तक नहीं रही। कोष्टक। अभी ने आगे कहा, क्योंकि तुम बिल्ली नहीं हो, तुम तो जंगली बिल्ली हो, जंगली बिल्ली वो भी काटने वाली। जंगली बिल्ली सुनकर अनामिका अभी को घूर कर देखती है लेकिन वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अभी ने उसके मुंह पर फिर से हाथ रखकर कहा, चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम। पहले मुझे तुम्हारी ये चैन निकालने दो। अभी के ऐसे चिल्लाने पर अनामिका बिल्कुल किसी नन्हे बच्चे की तरह शांत हो जाती है और अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगती है। जब अभी ये देखता है तो पता नहीं अचानक उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है लेकिन वो तुरंत उस पर से अपनी नज़र और हाथ हटा लेता है और फिर पहले अनामिका की चैन को अपनी शर्ट के बटन से निकालता है। जब चैन निकल जाती है तो वो पहले खड़ा होता है फिर अपने कपड़े साफ करने लगता है और एक बार भी अनामिका को खड़े होने में मदद के लिए उस देखता भी नहीं। ये देखकर अनामिका खुद ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर अपने कपड़े सही करके घूरकर अभी को देखने लगी। जब अभी को महसूस होता है कि कोई उसे बड़ी शिद्दत से घूर रहा है तो वो एक नज़र अनामिका को देखता है जो अपने दोनों हाथ फोल्ड करके अपनी आंखें छोटी कर उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। ये देखकर अभी अचानक से अनामिका की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर अनामिका ने अपने कदम पीछे लेने लगी। पीछे होते होते वो एक पिलर से टकरा गई तो अभी बिल्कुल उसके करीब आकर उसके कान के पास झुककर बोला, कुछ देर पहले यहाँ पर जो भी हुआ वो सब तुम भूल जाओ, वो ही अच्छा होगा। और इस वक्त तो मैं जल्दी में हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा कभी मुझसे पंगा मत लेना वरना तब मैं क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। अभी के इतने करीब आने से अनामिका का दिल तो रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। लेकिन अभी की बात सुनकर उसने अपनी आंखें खोलकर अभी को देखा तो अभी उससे दूर होकर वहां से जाने लगा। उस जाता देखकर अनामिका ने कहा, यार सच में क्या कमाल का बंदा है, ऊपर से इतना हैंडसम और हॉट भी। और तुमने क्या कहा कि दोबारा मुझसे पंगा मत लेना। काश तुम्हें पता होता कि अनामिका सिंह राजपूत का काम ही पंगे लेना। अब तुम्हारा पीछा तो मुझे श्री राम भी नहीं छुड़ा सकते। वही अभी को लगा कि उसकी ये सब बात सुनकर अनामिका ज्यादा कुछ नहीं करेगी, पर इन भाई साहब को कहाँ पता कि अब तो अनामिका इनका पीछा 7 जन्म तक नहीं छोड़ने वाली। रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। फ्लैश बैक एंड। ये सब जानकर अद्विका और प्रिया अपना मुंह खोले अनामिका को ही देख रही थी। तभी अचानक से अद्विका ने एक तकिया उठाकर अनामिका को मारते हुए कहा, अनु की बच्ची, इतना सब हो गया और तू हम ये सब अब बता रही है। तो अनामिका ने बचने के लिए तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर कहा, मैं तो उसी दिन बता देती लेकिन तू अपनी एंगेजमेंट में बिजी थी। लेकिन यार अब तो बता दिया न तो अब मत मारो। ये सुनकर अद्विका उस और नहीं मारती तभी प्रिया कहती है, लेकिन तू तो उनसे इतना लड़ रही थी और अब बोल रही है कि तुझे प्यार हो गया है उनसे। तो अनामिका ने कहा, हाँ उस समय तो वो मुझे सिर्फ पसंद आए थे, लेकिन यार उन दोनों के पास बैठे कर थोड़ी एक्टिंग करते हुए जब से उसे देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है।
हर पल भी उसकी ही याद आती है, हर जगह भी उसका ही हैंडसम चेहरा नजर आता है। अब तो मेरा न खाने में मन लगता है और न ही पीने में। ये सुनकर अद्विका ने कहा, कुछ देर पहले ही तूने पूरी प्लेट भरकर मेरी बनाई हुई पास्ता खाई है। प्रिया ने भी साथ देते हुए कहा, हाँ, और अपनी कोक के साथ में मेरी भी पूरी कोक ये गटक गई। तो अनामिका अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, अरे वो तो अद्विका, तेरे हाथों की पास्ता होती ही इतनी टेस्टी है, और प्रिया तेरी कोक तो मैंने इसलिए पी क्योंकि तुझे ज्यादा न पीनी पड़े। ये सुन दोनों उस घूर कर देखने लगी तो अनामिका ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, यार तुम दोनों मेरे शब्दों पर मत जाओ, मेरी भावनाओं को समझो। उसकी शकल देखकर दोनों लोग हंसने लगी। कुछ देर के बाद तीनों अपने अपने काम में वापस लग गई। तभी प्रिया ने उन दोनों से कहा, अच्छा सुनो, मुझे शाम को घर जाना है मोमडेड से मिलने, तो मैं कल या कल शाम तक आऊंगी। इस पर दोनों ही ओसो के बोल देती है। तभी अद्विका को वीर का कॉल आता है, तो अद्विका कॉल उठती है तो वीर कहता है, आरू क्या आज शाम को तुम फ्री हो? तो अद्विका आराम से कहती है, हाँ भाई मैं शाम को फ्री हूँ। ये सुनकर वीर ने आगे कहा, हमारी कंपनी की आज एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही जरूरी मीटिंग है, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला कि हमारे इंटेंशनल इन्वेस्टर आज ही मुझसे मिलना चाहते हैं। इसके लिए मुझे जयपुर जाना होगा और मैं निकलने ही वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद वो दोबारा कब इंडिया आएंगे इसका कुछ पता नहीं है। पर वो इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। वीर की बात सुनकर अद्विका ने कहा, तो फिर आपके उस न्यू प्रोजेक्ट का क्या होगा? तो वीर ने कहा, इसलिए ही तुझे कॉल किया है, क्या आज तुम उस मीटिंग में राजपूत कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकती हो? देख आरू, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए हमारी कंपनी ने बहुत मेहनत की है और मैं उसके लिए किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता। तो अद्विका ने कहा, ठीक है भाई, मैं आपका काम कर दूंगी एंड ट्रस्ट में वो प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा, आप बस उस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दीजिए। अद्विका की बात सुन वीर ने खुश होते हुए कहा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास था कि तू हाँ कर देगी। तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मेरे असिस्टेंट से मिल जाएगी और वो तुम्हें असिस्ट भी कर देगा। इस पर आरू ने तुरंत माना करते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको अपने असिस्टेंट्स की ज़रूरत ज़्यादा होगी, और बाकी आज के लिए अनामिका मुझे असिस्ट कर लेगी। हम दोनों ने पहले भी ये किया है, तो आप टेंशन मत लो। ये सुनकर वीर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ ठीक है मेरी लड़ो, मुझे तुम दोनों पर विश्वास है, भी कोई गड़बड़ मत करना, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें सेंड करता हूँ। तो अद्विका ठीक है कह के फ़ोन काट देती है। अद्विका के फ़ोन काटने के बाद उसने देखा तो प्रिया और अनामिका उसे ही देख रही थी, तो वो उन दोनों को सब बात बताती है। तभी अद्विका देखती है तो वीर ने सारी इन्फॉर्मेशन उस सेंड कर दी थी, तो अनामिका और वो दोनों उन इन्फॉर्मेशन को ही चेक करने लगते हैं। शाम के समय सिद्धार्थ के ऑफिस में सिद्धार्थ अपने ऑफिस में बैठकर आज होने वाली मीटिंग की सभी इन्फो देख रहा था। उसी समय अभी ऑफिस में आते हुए कहता है, भाई हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए जिन कंपनी को हमने सेलेक्ट किया था वो सभी आने वाली है, तो अब हमें भी निकलना चाहिए। तो सिद्धार्थ ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपना कोट उठाकर उसके साथ बाहर चला गया। सिद्धार्थ जैसे ही अपनी कंपनी के नीचे पहुंचा, वहां मौजूद सभी लोग उस ग्रीट करने लगे और लड़कियां तो सिद्धार्थ की मन ही मन तारीफ करने लगी, क्योंकि सामने बोलने की हिम्मत किसी भी में नहीं थी। टीके होटल, ये होटल ठाकुर फैमिली के ही अंडर आता था और पूरे शहर का सबसे बेस्ट और बड़ा होटल भी था। आज की होने वाली मीटिंग भी यही रखी गई थी। होटल के एक विप मीटिंग रूम में सभी बेस्ट कंपनी जिन्हें सिद्धार्थ ने सेलेक्ट किया था उन सभी के ओनर आज खुद यहां आए थे। आते भी क्यों न, आखिर सभी को सिद्धार्थ ठाकुर की कंपनी के साथ काम जो करना था। अचानक से मीटिंग रूम का गेट खुलता है, जिसे अभी ने खोला था। तभी सिद्धार्थ अंदर आता है, उस देखकर वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ बिना किसी भाव के साथ अंदर आता है और वहां की सेंटर चेयर पर बैठते हुए सभी को बैठने का इशारा करता है। अभी भी सिद्धार्थ की पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र खाली चेयर पर जाती है तो सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी कर लेता है। अभी कुछ पूछता उससे पहले ही उनमें से ही एक लगभग 40 साल के आदमी कहता है, जिस इंसान को इतने जरूरी प्रोजेक्ट के लिए भी टाइम से नहीं आ मिला वो ये प्रोजेक्ट क्या ही करेगा। उस आदमी की बात पर बाकी लोग भी अपना अपना सर हाँ में हिला देते हैं। तभी एक बार फिर से गेट खुलता है तो सब उस तरफ मुड़कर देखते हैं सिवाय सिद्धार्थ के। तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसने प्लेन व्हाइट टॉप के ऊपर नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसे कोट पर व्हाइट कलर की लंबी लंबी लाइन बनी ही थी और उसने अपने लंबे काले बाल पोनीटेल में बांध रखे थे और पैर में व्हाइट शूज पहने हुए थे।
सभी लोग उस लड़की को बस देखते ही रह जाते हैं। वो लड़की जितनी थी उतनी ही समझदार और तेज दिमाग की लग रही थी। ठीक उसी के पीछे एक और लड़की अपने हाथों में कुछ फाइल लिए आती है, जिसने ब्लैक जींस और फुल स्लीव्स की टॉप पहनी ही थी। वो लड़की भी कम खूबसूरत नहीं लग रही थी। उन सब का ध्यान उन दोनों लड़कियों पर था ही कि उस लड़की की प्यारी मगर दमदार आवाज़ सुनाई दी। अद्विका ने आते हुए कहा, लेकिन मिस्टर मेहता, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बिना जाने उसकी गैर मौजूदगी में यूं उसकी काबिलियत पर उंगली उठानी चाहिए। ये आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी जगह से उठकर देखा तो ये अद्विका ही थी। ये देखकर वो हैरान हो गया, लेकिन उसने ये अपने चेहरे से जरा भी पता नहीं चलने दिया। अद्विका आगे आकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे करके कहती है, हेलो मिस्टर ठाकुर, माई सेल्फ एडविका सिंह राजपूत एंड टुडे आई हियर टू रिप्रेजेंट राजपूत कंपनी। आज की मीटिंग में मैं राजपूत कंपनी की तरफ से आई हूं, क्योंकि राजपूत कंपनी के सीईओ को एक बहुत ही जरूरी काम के कारण शहर से बाहर जाना पड़ा। ये सब सुनकर सिद्धार्थ भी अपना हाथ आगे करके अद्विका से हाथ मिलाकर कहता है, नाइस टू मीट यू एमएस एडविका। वही ये सब देखकर बाकी लोगों को हैरानी हो रही थी, क्योंकि अभी तक उनमें से किसी ने भी सिद्धार्थ से हाथ मिलने की हिम्मत नहीं की थी और इस लड़की ने आते ही ये कर दिया था। फिर अद्विका अपनी जगह पर जाकर बैठती है तो अनामिका भी उसके पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। तभी अद्विका मिस्टर मेहता की तरफ देखते हुए कहती है, जहां तक मुझे जानकारी है तो मीटिंग स्टार्ट होने का शाम के 5 बजे का था और इस समय अपनी हाथ की घड़ी देखते हुए 5 बजने में पूरा 1 मिनट बाकी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं लेट हूँ। फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए, मैं सही कह रही हूँ न मिस्टर ठाकुर? अद्विका के ऐसे खुद को देखने पर सिद्धार्थ तो बोलना चाहता था कि जान, तुम तो जो कहो वो सही है, लेकिन फिर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए उसने बिना किसी भाव के कहा, हाँ मिस अद्विका बिल्कुल सही कह रही है, वो लेट नहीं है, बिल्कुल टाइम पर है। अब जब सिद्धार्थ ने अद्विका की साइड ली थी तो और कोई कुछ नहीं कह सकता था। फिर सिद्धार्थ ने सबको मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कहा तो सभी अपनी अपनी कंपनी की तरफ से उस प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई प्रेजेंटेशन दिखाने लगे। सबसे आखिर में राजपूत कंपनी की बारी थी तो अद्विका ने अनामिका को इशारा किया तो उसने अपनी फाइल को अभी को दे दिया। फिर अद्विका अपना जगह से सभी को अपनी प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करने के लिए उठी तो एक तकरीबन 35 साल के आदमी ने बोला, न जाने राजपूत कंपनी को क्या हो गया है जो अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए एक लड़की को भेज दिया, जिसे बिजनेस का कुछ भी नहीं पता है। वो लड़की क्या ही एक्सप्लेन करेगी। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखें गहरी हो गई थी। उसका मन हो रहा था कि इस इंसान को अभी के अभी यहाँ से बाहर फिकवा दे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये वर्मा कंपनी के सीईओ है। उसे बस फर्क इस बात से था कि उसकी और अद्विका की सच्चाई फिर शायद सबके सामने आ जाए, जिसके कारण अद्विका की जान खतरे में पड़ सकती है। अब हमारे सिद्धार्थ बाबू को क्या पता कि इनकी प्यारी जान खुद ही दूसरों की जान के लिए खतरा बन जाए। पर कोई बात नहीं, जल्दी ही इन्हें ये बात समझ आ जाएगी कि इनकी जान कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। कोष्टक। तभी अद्विका ने एक डेविल स्माइल के साथ मिस्टर मिश्रा को देखा, फिर उन्हें फुल इग्नोर करके प्रोजेक्टर के पास जाकर एक्सप्लेन करना शुरू किया। अद्विका जैसे जैसे सब कुछ बता रही थी वैसे वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग उससे इम्प्रेस होते जा रहे थे। अद्विका के बताने का तरीका ही इतना अच्छा था कि शायद ही कोई होगा जिसे न समझ आया। सिद्धार्थ तो अद्विका के इस टैलेंट को देखकर पहले शौक था, लेकिन फिर उसे अपनी बीवी पर बहुत ही प्राउड हो रहा था। वो तो बस मन ही मन अद्विका को एडमायर कर रहा था। तभी अद्विका ने पूरा एक्सप्लेन करने के बाद सभी की तरफ देखते हुए कॉन्फिडेंस के साथ पूछा, अब अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो सिद्धार्थ के ही कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट हेड जो मौजूद थे वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात पूछने लगे, जिनका जवाब अद्विका ने बड़ी ही शांति और समझदारी से दिया। वह सभी ही अद्विका से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। वहीं बाकी की कंपनी की तरफ से जो लोग आए थे उन्हें अपने हाथों से प्रोजेक्ट जाता हुआ दिख रहा था, इसलिए अब जानबूझकर वो लोग अद्विका से अलग अलग सवाल करने लगे जो कि उसकी प्रेजेंटेशन से थे ही नहीं। अद्विका भी ये बात अच्छे से समझ रही थी, इसलिए अब उसने भी उतनी ही चालाकी से जवाब देना शुरू कर दिया थे। जब सबके सवाल खत्म हो गए तो अद्विका ने अपनी जगह पर वापस बैठते हुए उन सब की तरफ देखते हुए कहा, अगर आप सबके सवाल खत्म हो गए हो तो अब मैं बैठ सकती हूँ न, और वैसे भी आप लोगों को तो मेरे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन से ज़्यादा तो मेरे बारे में सवाल पूछने में इंटरेस्ट है ना मिस्टर मेहता?
अब सभी कंपनी की अपनी अपनी प्रेजेंटेशन हो चुकी थी और अब समय था फैसले का, इसलिए उस रूम में सिद्धार्थ और उसकी कंपनी के लोगों के अलावा बाकी सभी को दूसरे रूम में कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा गया, ताकि उस समय में एसटी कंपनी अपना फैसला ले सके। वैसे तो सभी को इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि ये प्रोजेक्ट राजपूत कंपनी के लिए ही मिलने वाला है। बाहर जाते हुए ही अद्विका ने मिस्टर वर्मा से धीरे से कहा, वो कहावत है ना कि किसी को भी बिना जाने उन्हें नहीं परखते। तो भी देख लिया न कि ये छोटी सी लड़की क्या क्या कर सकती है। ये सुनकर तो मिस्टर वर्मा को गुस्सा आने लगा। बाहर आकर अद्विका अनामिका के साथ एक जगह पर बैठी गई और अपना फोन चलाने लगी। उसे बाकियों से कोई मतलब नहीं था। कुछ देर के बाद वहां पर अभि और सिद्धार्थ साथ में आए तो वो सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। तो अभि ने आगे आकर सबको बताया कि ये प्रोजेक्ट राजपूत कंपनी को दिया जाता है। ये सुन बाकी सब उदास ही गए, वही अद्विका के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी सिद्धार्थ ने आगे आकर अद्विका से हाथ मिलते हुए उसे कॉन्ग्रेट्स कहते हुए कहा, अब जब हम लोग पार्टनर बन गए हैं तो आज का डिनर हम लोग साथ कर सकते हैं, बाकी की प्रोजेक्ट की बातें भी वही हो जाएगी। अब तक बाकी कंपनी के लोग वहां से जा चुके थे, अब केवल सिद्धार्थ की कंपनी के ही लोग बचे थे और जब उन लोगों ने सिद्धार्थ के मुंह से खुद अद्विका के साथ डिनर करने की बात सुनी तो वो सब हैरान हो गए, क्योंकि उनके बॉस ने तो न जाने कितने ही बड़े बड़े लोग, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी और मॉडल के साथ डिनर या लंच करने के ऑफर को ठुकराते हुए देखा है और आज वो खुद डिनर के लिए पूछ रहे हैं। तो अद्विका ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया और अनामिका को प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स अभी से लेने के लिए कहा। तो अनामिका और अभी उसी में बिजी हो गए। ये ठाकुर फैमिली का ही होटल था, इसलिए उनके लिए तुरंत एक प्राइवेट रूम बुक हो गया। डिनर के लिए अद्विका और सिद्धार्थ एक तरफ बैठे थे तो उनके सामने ही अभी और अनामिका। तभी अभी ने पूछा, वैसे भाभी मानना पड़ेगा क्या प्रेजेंटेशन फिर है आपने? सभी बोलती बंद कर दी थी आपने तो। अगले चैप्टर में वो लोग होटल के बाहर पहुंचकर एंट्रेंस की सीढ़ियों से उतर कर के अपनी कार के पास जा ही रहे थे कि अचानक से अद्विका ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। तभी एक तेज गोली चलने की आवाज आए और वो गोली सीधा होते हुए सिद्धार्थ के पास से निकल गई। ये सुनकर अद्विका बस हल्का सा मुस्कुरा दी। तो अभी ने मजाक करते हुए आगे कहा, अच्छा हुआ आप डॉक्टर हैं, वरना कहीं बिजनेस में होती तो हमारी सबसे बड़ी कंपीटिटर होती। अभी की इस बात पर अद्विका और अनामिका दोनों हंसने लगी। डिनर होने के बाद वो चारों होटल से बाहर जाने लगे। अद्विका और सिद्धार्थ साथ में आगे आगे चल रहे थे, वही अनामिका और अभी उन दोनों को प्राइवेसी देने के लिए उनसे थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे चल रहे थे। इस वक्त अभी का ध्यान तो चलते हुए अपने फोन पर ही था, पर अनामिका का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभी पर, वो तो मन ही मन उसके हैंडसम चेहरे को निहार रही थी। लेकिन उसे चलते हुए भी फोन चलाता देख अनामिका ने मुंह बनाते हुए अपने आप से कहा, खड़ूस कहीं का, इतनी सुंदर लड़की साथ में चल रही है और इसका पूरा ध्यान अपने फोन पर है। ये फोन है या मेरी सौतन, एक बार हाथ में आने दो, फिर इस फोन को उठा कर ही फेंक दूंगी। तभी अभी ने रुककर अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कुछ कहा क्या अभी? तो अनामिका ने हुबड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, तो मैं कुछ नहीं कहा, शायद तुम्हारे कान बज रहे होंगे। इस पर अभी ने अपनी आंखें छोटी करके उसके एक कदम पास आते हुए कहा, कान मेरे नहीं बज रहे हैं, तुमने जरूर कुछ तो बोला था अभी। जब अनामिका ने देखा कि अभी तो मान ही नहीं रहा है तो उसने बिना सोचे समझे बनावटी मुस्कान के साथ कहा, वो तो मुझे ऐसे ही कभी कभी अपने आप से बातें करने की आदत है। तो अभी ने वापस आगे बढ़ते हुए कहा, ओ अच्छा, यानी तुम सच में पागल हो, तभी हरकतें भी वैसी ही है। ये सुनकर अनामिका ने हैरानी में उस देखते हुए कहा, तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? इस पर अभी ने उसकी तरफ एक पल के लिए देखा, फिर एक बहुत ही आकर्षक मुस्कान दी जिसे देख किसी भी लड़की को उससे प्यार हो जाए, और हमारी अनामिका तो पहले से ही उसके प्यार में थी। अनामिका तो उसकी मुस्कान में खो ही गई थी। उसी पल अभी ने उसके पास आकर उसकी तरफ झुककर उसके कान के पास धीरे से कहा, तुम मुझे पागल लगती नहीं हो, तुम सच में पागल ही हो। ये बोलकर अभी पीछे हो गया और फिर आगे चला गया। अनामिका तो अभी की गर्म सांसें अपने कान और गर्दन पर महसूस करके ही जम सी गई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि आखिर अभी ने बोला क्या है। तो वो होश में आते हुए अभी को गुस्से में देख के बोलती है, तुम अभिराज ठाकुर, तुमने मुझे पागल कहा ना, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना बोलकर वो अभी के पीछे चली गई। उन दोनों के आगे ही सिद्धार्थ और अद्विका साथ में चल रहे थे। चलते हुए ही सिद्धार्थ ने अद्विका से पूछा, तो और क्या क्या आता है तुम्हें?
ये सुन अद्विका ने मुस्कुराकर कहा, बहुत कुछ, पर आप परेशान मत हो, समय आने पर सब कुछ धीरे धीरे आपकी खुद ही पता चल जाएगा। वो दोनों अब तक होटल के गेट तक पहुंच गए थे। वो लोग होटल की एंट्रेंस की सीढ़ियों से उतर कर अपनी कर के पास जा ही रहे थे कि अचानक से अद्विका की नज़र सामने खड़ी करके बैकव्यू शीशे पर पड़ी। वो देखकर उसकी आंखें एकदम शांत पर गहरी हो गई। उसने तुरंत हरकत में आते हुए सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। सिद्धार्थ या कोई और कुछ समझ पता उससे पहले ही एक तेज रफ्तार से गोली आकर सिद्धार्थ के बिल्कुल करीब से निकलकर पीछे रखे हुए गमले पर लगी और वो गमला एक तेज आवाज के साथ वहीं टूटकर बिखर गया। ये देखकर सिद्धार्थ और उसके गार्ड्स तुरंत एक्शन में आ गए। सिद्धार्थ ने अद्विका का हाथ पकड़कर उसे कर की दूसरी साइड पीछे अपने साथ छुपा लिया ताकि गोलियों से वो दोनों बच सके। बाकी सारे गार्ड्स ने उन दोनों को चारों तरफ से कवर कर लिया था। वही अभी और अनामिका भी आ गए थे और इन दोनों ने जैसे ही गोली लगने से गमले के टूटने की आवाज सुनी, अनामिका कुछ करते उससे पहले ही अभी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ एक दूसरी करके पीछे छिपा लिया। अब वहां पर अंधाधुंध फायर होने लगी, लेकिन सिद्धार्थ के सारे बॉडीगार्ड्स काफी वेल ट्रेन्ड थे। सब मिलकर उन छुपे हुए गोली चला रहे लोगों का सामना कर रहे थे। अब तक सिद्धार्थ के ऑर्डर पर सारे गार्ड्स भी अपने आप को किसी न किसी जगह कवर करके अटैक कर रहे थे। जब अद्विका ने सिद्धार्थ को देखा तो इस समय वो बहुत ही गुस्से में था। देखने में यमराज का रूप लग रहा था। उसने भी अपनी छुपी ही गन निकाल ली थी। तभी उसने अद्विका को देखा जो उसी देख रही थी। सिद्धार्थ को लगा कि शायद वो डर गई होगी गोलियों की आवाज सुनकर, तो सिद्धार्थ ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, मैं वादा करता हूं तुम्हें जरा सी भी चोट नहीं आने दूंगा। वहीं अभी ने भी एक गार्ड से गन लेकर छुपे हुए लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया था और उसके एक एक निशाने परफेक्ट थे, क्योंकि वो सिर्फ सिद्धार्थ का असिस्टेंट नहीं था, वो उसकी पूरी टीम का बेस्ट शूटर भी था। ये देखकर अनामिका डरने की जगह अभी की और ज्यादा फैन बन गई थी, पर उसे ऐसे लड़ता देखकर उसने अपनी नजरें घुमाकर अद्विका को देखा जैसे उससे कुछ पूछ रही हो, तो अद्विका ने उसकी तरफ देखते हुए अपना सर न हिला दिया तो अनामिका ने अपनी पलकें झपका दी। तभी एक गार्ड ने आकर, जो शायद सभी गार्ड्स का हेड था, उसने सिद्धार्थ से कहा, सर आप मैम को लेकर यहाँ से जाइए, इन लोगों को हम संभाल लेंगे, इस समय आपको मैम को लेकर सेफ जगह जाना चाहिए। ये सुनकर सिद्धार्थ को भी उसकी बात सही लगी, क्योंकि उनकी टीम ने लगभग आधे से ज्यादा अटैक करने वालों को मार दिया था और बाकी के बचे को उसके गार्ड्स आराम से संभाल सकते थे और फिर उसकी पहली जिम्मेदारी अद्विका को सेफ करना था, इसलिए उसने हाँ कह दिया और अद्विका के लिए चलने को कहा। तो अद्विका ने पहले चिंता करते हुए अनामिका के लिए कहा, तो सिद्धार्थ बोला, तुम अनामिका की चिंता मत करो, अभी है उसके साथ और वो उसे कुछ नहीं होने देगा, इसका मुझे उस पर पूरा भरोसा है। सिद्धार्थ के कहने पर अद्विका मान जाती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ के हाथ पर पड़ती है, जिसके पास से की गोली निकालने के कारण चोट लग गई थी और उससे खून भी निकल रहा था। ये देखकर अद्विका ने कहा, कार मैं ड्राइव करूंगी। ये सुनकर सिद्धार्थ उसे हैरानी से देखने लगा, तो अद्विका ने उसकी चोट की तरफ इशारा किया तो सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर कर दिया। सिद्धार्थ को यूं चोट को इग्नोर करता देख अद्विका उसे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से एक अटैकर सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड से बचकर एक चाकू लेकर उन दोनों की तरफ हमला करने के लिए आया, तो अद्विका ने उसे पहले देख लिया क्योंकि वो सिद्धार्थ के पीछे की तरफ से आ रहा था। वो अटैकर सिद्धार्थ को पर पीछे से हमला करता उससे पहले अद्विका ने अपना हाथ बढ़ाकर सिद्धार्थ को उस जगह से पीछे खींचा और फिर तुरंत घूमकर एक लात खींचकर उसके हाथ पर मारी, जिससे उसका चाकू दूर गिरा जाकर और फिर बिना दूसरा मौका दिया अपने दूसरे पर से उसके पेट पर जोर से मारा, जिसके कारण वो आदमी सीधा जमीन पर अपन पेट पकड़े गिर गया। एक और आदमी उन दोनों की तरफ आ रहा था उन्हें चोट पहुंचाने के लिए, पर वो अद्विका के पास आता उससे पहले ही सिद्धार्थ ने गोली चला दी। वो गोली सीधा जाकर उस दूसरे आदमी के माथे के बिल्कुल बीचों बीच लगी जाकर उसी पल अद्विका की आंख में कुछ आ गया, जिसके कारण उसने अपनी आंख बंद कर ली, पर यह देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद अद्विका गोली चलने से और अपने सामने ही किसी को ऐसे मरता देखकर डर गई है, इसलिए ही उसने अपना आंखें बंद कर ली। तो सिद्धार्थ ने तुरंत अद्विका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर कहा, अद्विका जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सुन अद्विका अपनी आंखें मसलते के बाद कंफ्यूजन में उसे देखने लगी, क्योंकि डर और उसे पर किससे। अब सिद्धार्थ को क्या पता जिसे वो डरा हुआ समझ रहे थे, वो अपने सामने वाले को डराने की हिम्मत और काबिलियत रखती है। तभी सिद्धार्थ ने अपने बॉडीगार्ड्स को उन दोनों को कवर करने का इशारा किया, फिर अद्विका के साथ एक दूसरी कार तक गया। वो ड्रिविंग सीट पर बैठ गई।
ये देखकर सिद्धार्थ उसे रोकना चाहता था लेकिन वो अभी अद्विका से बहस नहीं करना चाहता था। वही अनामिका और अभी दूसरी कार के पीछे एक तरफ अपने आप को कवर करे हुए थे। अभी ने कई शूटर्स को मार दिया था, पर कुछ लोग अचानक से आकर उन पर हमला करने लगे तो अभी आगे आकर उन सब से लड़ रहा था। अनामिका ये सब देख रही थी, वो उसकी मदद करना चाहती थी लेकिन अभी ने उसे साफ वहां छुपे रहने को बोला था। अनामिका भी एक बहुत अच्छी शार्प शूटर थी, पर वो इस समय ये बात सामने नहीं आने देना चाहती थी क्योंकि अद्विका ने भी उसे मना किया था। अनामिका का पूरा ध्यान अभी और उन आदमियों की तरफ ही था। तभी उसने देखा कि उनमें से एक ने कांच की बोतल उठा ली अभी के सर पर मारने के लिए। तो अनामिका ने फिर बिना कुछ समझे अपनी जगह से बाहर निकल के उस बोतल मारने वाले को एक पंच मारा और उसकी बोतल उसी के सर पर फोड़ दी। अनामिका के ऐसा करने पर अभी हैरानी से उसे देखने लगा। तभी अनामिका ने उसे आंखों से अपने आगे देखने को कहा। अभी अपने सामने आ रहे आदमियों से फिर से लड़ने लगा। जब उन आदमियों ने देखा कि अभी के साथ कोई लड़की भी है जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा है तो उन लोगों ने अनामिका पर हमला करना चाहा। ये देख अनामिका ने अपने पास में पड़ा एक रोड उठा लिया। उसके सामने जो भी उसे मारने आता अनामिका उसके सर पर ही सीधा मारती। तब तक वहां पर सिद्धार्थ के और बॉडीगार्ड आ गए और उन्होंने उन सब आदमियों को पकड़ लिया और उन्हें पीटने लगे, साथ ही अभी और अनामिका को भी प्रोटेक्ट करने लगे। कुछ ही देर में पूरी सिचुएशन कंट्रोल में थी। हमला करने वाले लोगों को बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया था और अभी ने उन सबको अभी ले जाकर कैद करने को कहा था, क्योंकि सच तो उनसे बाद में निकला जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद अभी अनामिका के पास गया और उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम पागल लड़की, मैंने जब कहा था कि वहां से बाहर मत निकलना और इन लोगों की नज़रों में मत आना तब भी तुम बाहर क्यों आए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। इस पर अनामिका ने उसकी आंखों में कुछ ढूंढते हुए हल्का सा मुस्कुरा के कहा, क्यों तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? मेरी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो हूं नहीं। ये सुन अभी 2 पल के लिए शांत होकर अनामिका को देखने लगे। फिर उसने कहा, हाँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो लेकिन मेरी होने वाली भाभी की बहन जरूर हो। मुझ पर विश्वास करके ही भाई ने भाभी से कहा कि मेरे साथ तुम सेफ हो, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। फिर थोड़ा रुककर अनामिका को घूरते हुए, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों थी कि बिना अपनी परवाह किए मुझे बचाने के लिए? तो अनामिका ने भी उसी की तरह कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो आदमी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा हो उसे कुछ हो और फिर तुम भी रिश्ते में मेरे होने वाले जीजा जी के भाई हो। इस पर अभी कुछ नहीं कहता। तभी एक बॉडीगार्ड आकर अभी से बोलता, सर यहाँ पर अब सब हमारे कंट्रोल में है और आपकी कर भी आ गई है। तो अभी हमें सर हिलाकर उससे कर की चाबी लेता है और फिर अनामिका से कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो अनामिका भी मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ती है वैसे ही उसके मुंह से एक चीख अचानक से निकलती है। अनामिका की चीख सुनकर अभी तुरंत रुककर उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो अनामिका ने अपना एक पैर हल्का उठा रखा था। ये देखकर उसने अनामिका से पूछा, क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों? तो अनामिका ने वापस अपना पैर जमीन पर रखते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ। अनामिका को ऐसे बोलता देख अभी ने एक नज़र उसके पैर पर डाली, फिर बिना कुछ कहे उसे एक झटके से अपनी गोद में उठा लिया। अभी जी ऐसा करने पर अनामिका एकदम से चौंक गई और उसने कसकर अभी की गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लिए। अनामिका हैरानी में अभी को देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। तो अभी ने उसे कार तक ले जाते हुए कहा, तुम चुपचाप अपना मुंह बंद करके नहीं रह सकती क्या? उसकी तरफ घूरते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अब अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम्हें नीचे गिरा दूंगा, फिर पैर के साथ साथ कमर भी टूट जाएगी। ये सुनकर अनामिका ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अभी को देखने लगी। घर तक पहुंचकर अभी ने पहले अनामिका को सीट पर बैठाया, फिर खुद ड्रिविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को उसके घर, अद्विका, अनामिका और प्रिया का फ्लैट की तरफ मोड़ दी। वहीं एक तरफ सिद्धार्थ के बैठते ही अद्विका ने तुरंत कार स्टार्ट कर दी और फिर तुरंत वहां से कार घुमाकर होटल एरिया से बाहर निकल गई। तभी कुछ गाड़ियां उनके पीछे आने लगी। ये देखकर अद्विका ने कार की स्पीड बढ़ा दी। तभी उनका पीछा कर रही कार के लोग उन पर गोलियां चलाने लगे तो सिद्धार्थ ने भी अपनी गन उठाकर उन पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। अद्विका की ड्राइविंग स्किल कम नहीं थी, उसने उन सभी कार को एक छोड़ दिया था। उनके पीछे आने वाली कारों को तो उन दोनों ने चकमा दे दिया था, पर तभी 2 कारें अचानक से आकर एक उनके लेफ्ट तो दूसरी उनके राइट साइड में आ गई। ये देखकर अद्विका तुरंत समझ गई कि ये दोनों उनकी कार को एक साथ कुचलने के इरादे में है।
लेकिन हमारी अद्विका भी कम नहीं, उसने पहले कार की स्पीड बहुत बढ़ा दी तो उन दोनों करों ने भी अपनी स्पीड बदन। ये देखकर अद्विका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फिर जैसे ही वो दोनों करें उन्हें टक्कर मारती, अद्विका ने एकदम से कार की स्पीड कम कर दी जिससे उनकी कार पीछे हो गई और वो दोनों गाड़ियां संभाल नहीं पर और खुद ही एक दूसरे से बहुत तेज टकरा गई। ये देखकर सिद्धार्थ तो अब अद्विका से और ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। कुछ ही देर में उनके पीछे आ रहे लोग गायब हो गए क्योंकि अद्विका ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से चकमा दिया था। तभी सिद्धार्थ ने रास्ता देखकर पूछा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो अद्विका ने रोड पर ही नजरें रखते हुए कहा, हॉस्पिटल। ये सुनकर सिद्धार्थ उसे देखने लगा तो अद्विका ने कहा, आपको चोट लगी है, पहले उसका इलाज होना जरूरी है। तो सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर बोला, कोई बड़ी चोट नहीं है तो तुम चिंता मत करो और अभी हमारा हॉस्पिटल जल्द सही नहीं होगा, इसलिए इस वक्त मेरे मेंशन चलिए। ये सुनकर अद्विका ने एक नज़र उस देखकर पूछा, आपके मेंशन में मेडिकल किट है? तो सिद्धार्थ ने कहा, हाँ है और हर तरह की मेडिसिन भी है। तो अद्विका ने आगे कुछ नहीं कहा और फिर सिद्धार्थ के बताए रास्ते पर कार चलाने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों एसटी मेंशन पहुंच गए थे। अद्विका ने कार रोकी और मेंशन को देखते हुए कहा, तो ये है ठाकुर भवन। इसलिए सिद्धार्थ ने तुरंत उसे सही करते हुए कहा, नहीं ये ठाकुर भवन नहीं है, ये तो मेरा प्राइवेट मेंशन है। फिर वो दोनों ही मेंशन के अंदर जाते हैं। तो अद्विका ने अंदर पहुंचते ही सबसे पहले वहां के नौकर से मेडिकल किट मंगाई। इस वक्त दोनों ही सिद्धार्थ जी कमरे में थे, तो अद्विका ने सिद्धार्थ को सोफे पर बैठने को कहा। फिर सिद्धार्थ का ब्लेजर उतारकर उसके हाथ को देखा तो अब तक उसकी व्हाइट शर्ट पूरे हाथ पर खून के कारण लाल हो चुकी थी। इतनी देर से ब्लेजर पहने होने के कारण खून ज्यादा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो काले रंग का था। अद्विका ने फिर ध्यान से उस चोट को देख तो उसकी आंखें गहरी हो गई। तभी उसने सिद्धार्थ से कहा, अपना शर्ट उतारिए। ये सुनकर सिद्धार्थ उसे देखने लगा, तो अद्विका ने कहा, आप शर्ट उतार रहे हैं या मैं उतारूं? ये सुनकर सिद्धार्थ अब हैरान था क्योंकि उसे अद्विका के ये कहने की उम्मीद नहीं थी। सिद्धार्थ ने अपनी हैरानी छुपाते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए और फिर अपनी शर्ट उतारकर रूम के एक साइड में रखे हुए डस्टबिन में फेंक दी क्योंकि शर्ट तो खून लगने के कारण बेकार हो चुकी थी। शर्ट उतारने के बाद सिद्धार्थ ध्यान से अद्विका के चेहरे को, उसके भाव को देखने लगा, लेकिन अद्विका का पूरा ध्यान सिर्फ उसके हाथ पर लगे घाव पर था। अद्विका के चेहरे पर इस समय कोई भी भाव नहीं थे, वो पूरे ध्यान के साथ अपना काम कर रही थी। तभी उसने कहा, गोली आपके हाथ के पास से सिर्फ गुजरी नहीं थी बल्कि आपके हाथ को छू कर गई थी, जिसके कारण आपके हाथ का घाव इतना बढ़ गया। सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए हल्के गुस्से से, और आप थे कि इसे हल्की सी चोट बोलकर इग्नोर कर रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक बहुत छोटी सी मुस्कान आ गई, साथ ही उसको मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी कि अद्विका उसकी इतनी चिंता कर रही थी क्योंकि अपनी मां के जाने के बाद वो अपने परिवार से काफ़ी दूर दूर रहता था। अगर उसे कोई तकलीफ भी होती तो वो कभी किसी को नहीं बताता और सब कुछ अकेले झेलता, इसलिए कभी कोई उसकी इतनी चिंता नहीं कर पाया और बाकी ज़्यादा किसी ने करने की कोशिश ही नहीं की थी। सिद्धार्थ को यूं मुस्कुराता देख अद्विका ने अपनी आंखें छोटी कर ली और फिर उसके हाथ की पट्टी को एकदम से हल्का सा ज्यादा टाइट कर दिया, जिसके कारण सिद्धार्थ के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। सिद्धार्थ ने अद्विका की तरफ देखते हुए कहा, आउच, ये क्या कर रही हो, थोड़ा आराम से। तो अद्विका ने वापस पट्टी सही करते हुए कहा, क्यों अब दर्द हो रहा है? अभी तो आप आराम से मुस्कुरा रहे थे। ये सुन सिद्धार्थ चुपचाप सीधा बैठ गया और आगे कुछ नहीं बोला। अद्विका ने सिद्धार्थ की पट्टी बांधने के बाद अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, हो गया। लेकिन तभी उसका पैर नीचे जमीन पर बिछे हुए कार्पेट में हिलक जाता है, जिसके कारण वो सीधा सिद्धार्थ की गोद में गिरती है। सिद्धार्थ ने भी तुरंत एक्शन में आते हुए अद्विका को संभाल लेते हैं तक वो गिरे न, वरना वो सीधा सामने रखे हुए टेबल से टकरा जाती। तभी सिद्धार्थ को अपने शर्ट लेस सीने पर अद्विका के नर्म और ठंडे हाथ महसूस होते हैं। ये महसूस होते ही उसका शरीर हल्का सा कांप जाता है, साथ ही उसका दिल तो मानो बम की तरफ फटने वाला हो। वहीं अद्विका की हालत भी कम खराब नहीं थी। उसका ध्यान इतनी देर से तो सिद्धार्थ पर नहीं गया, लेकिन अब जाकर उसका ध्यान सिद्धार्थ के बॉडी पर गया तो उसका गला सूखने लगा और उसकी सांसें तेज होने लगी थी। साथ ही उस सिद्धार्थ की बढ़ती हुई धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। न जाने क्यों पर अद्विका का मन हो रहा था कि वो अपना हाथ हटाकर सिद्धार्थ के एब्स को छू कर देखे, उन्हें सहलाए। अद्विका को यूं उसकी बॉडी को देखता देखकर सिद्धार्थ के होठों पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई।
आज उसे अपनी इतनी मेहनत से इतना जिम में पसीना बहाकर बनाई गई बॉडी पर बड़ा नाज हो रहा था। आज उसे अपनी फिट बॉडी पर सच में घमंड हो रहा था। अब भाई हम क्या ही कहे, हमारे सिद्धार्थ बाबू को मतलब इनकी बॉडी को देखकर हर लड़की दीवानी हो जाती है इनकी, और इन्हें आज जाकर अपनी बॉडी पर घमंड हो रहा था। ओपन माउथ स्माइल। पर हो भी क्यों न, आखिर हमारी आरू को जो पसंद आ गई थी, क्योंकि जिस लड़की के सामने एक से एक लड़के आए उसने उनकी तरफ जरा भी देखने की हिम्मत नहीं उठाई। वो आज बेशर्मों की तरह उसकी बॉडी को ताड़ रही थी। ग्रिन कोष्टक। जब अद्विका को समझ आया कि वो क्या कर रही है और वो इस समय सिद्धार्थ की गोद में, वो भी तब जब वो शर्टलेस है। ये समझ आते ही अद्विका ने शर्म के मारे अपनी आंखें कसकर मींच ली। सिद्धार्थ को तो अद्विका इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया तो उसने एक शैतानी भरी मुस्कान के साथ हल्का सा अद्विका की तरफ झुककर उसके कान में अपनी सेडेक्टिव आवाज में कहा, तुम जितना चाहे उतना आराम से देख सकती हो, तुम्हारा ही होने वाला पति हूं, तो आराम से जितना चाहो उतना देखो। ये सुनकर अद्विका ने चौंक कर सिद्धार्थ की तरफ देखा तो उन दोनों की नजरें आपस में टकरा गई। नजरें मिलते ही दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ पल के लिए डूब गए। तभी अद्विका को एहसास हुआ कि वो कर क्या रही है, तो उसने सिद्धार्थ की गोद से उठते हुए अपनी नजरें चुराते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। इतना बोलकर अद्विका वॉशरूम में चली गई। अद्विका को ऐसे शर्माते देखकर सिद्धार्थ ने उसे जाने दिया, फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ पल के लिए अद्विका की उस छुअन को महसूस किया, तो अपने वालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर अपनी जगह से उठ गया। अद्विका जब वॉशरूम से बाहर आई तब तक सिद्धार्थ ने एक टी शर्ट पहन ली थी। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। फिर टेबल पर रखे मेडिकल बॉक्स में से कुछ दवाई को देखकर उनमें से 2 टैबलेट निकालकर बेड पर बैठे हुए सिद्धार्थ के पास जाकर उसे दवाई देते हुए कहा, ये लीजिए, इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा और दर्द में आराम मिलेगा। लेकिन सिद्धार्थ तो बस अद्विका के उस हाथ को घूर रहा था जिसमें दवाई थी। ये देखकर अद्विका ने एक आईब्रो ऊपर करके सिद्धार्थ से कहा, क्या हुआ, आप इस दवाई को क्यों घूर रहे हैं? अब जब गोली लगी है तो ये गोली तो आपको खानी ही होगी। इतना बोलकर उसने वो दवाई सिद्धार्थ को पकड़ा दी और बैग के पास ही रखे जग से ग्लास में पानी करते हुए कहा, अब आप दवाई को घूरना बंद करिए और चुपचाप से खाओ इसे। अद्विका की बात सुन सिद्धार्थ ने बिल्कुल बच्चों की तरह अजीब सा फेस बनाकर दवाई को देखा और फिर अद्विका को। ये देखकर अद्विका समझते हुए उसे देखती है और फिर अचानक से जोर से हंसने लगती है। अद्विका हंसते हंसते बेड पर बैठी जाती है और कहती है, ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। द ग्रेट सिद्धार्थ ठाकुर, जिन्हें किसी से डर नहीं लगता, जो बंदूक की गोली को भी आराम से झेल सकते हैं, उन्हें ये गोली मतलब दवाई खाना पसंद नहीं है। इतना बोलकर अद्विका फिर से जोर जोर से हंसने लगी। अद्विका के ऐसे हंसने से सिद्धार्थ और ज्यादा चिढ़ गया। एक तो उसे ये दवाई खाना पसंद नहीं थी, ऊपर से अद्विका उसे जबरदस्ती खिला रही थी। लेकिन इतनी हिम्मत सिर्फ अद्विका ही कर सकती थी जो सिद्धार्थ ठाकुर पर हंस सके। सिद्धार्थ ने फिर एक नज़र हंसती हुई अद्विका को देखा तो उसके चेहरे पर भी अपने आप मुस्कान आ गई। जब अद्विका को लगा कि अब वो बहुत ज्यादा सिद्धार्थ पर हंस चुकी है तो उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करके सिद्धार्थ को देखा, जो दवाई को ऐसे घूर रहा था जैसे कि अगर वो कोई इंसान होता तो उसका तुरंत मर्डर कर देता। ये देख अद्विका ने अपनी स्ट्रिक्ट टोन में कहा, आपके यूं दवाई को घूरने से कुछ नहीं होने वाला है, वो इंसान नहीं है जो आपसे डर जाए, तो अब जल्दी से खाइए। तो सिद्धार्थ ने बिल्कुल बच्चों की तरह एक आखिरी बार अद्विका को अपनी मासूम नजरों से देखा और अद्विका का दिल सच में उसकी मासूम शक्ल देखकर पिघलने लगा। लेकिन फिर ओन डॉक्टर वाले रोल में आते हुए उसने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, आपकी ये मासूम चेहरा मुझ पर काम नहीं करेगा, तो आपको दवाई खानी ही पड़ेगी। जब सिद्धार्थ ने देखा कि अद्विका पर तो कुछ काम नहीं कर रहा तो आखिर में हार कर उसने बड़ा अजीब चेहरा बनाकर दवाई को देखा, फिर एक बार में ही दवाई खा ली और पूरा ग्लास पानी एक बार में ही पी लिया। दवाई खाने के बाद सिद्धार्थ ने बहुत ही अजीब सी शक्ल बना ली, जैसे उसे उल्टी ही आ जाएगी। ये देखकर अद्विका को फिर से हंसी आने लगी। अद्विका को ऐसे खुद पर फिर से हंसता हुआ देख सिद्धार्थ ने अपनी आंखें छोटी कर ली, फिर अचानक से अद्विका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। अद्विका को सिद्धार्थ के ऐसा कुछ भी करने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसकी तो हंसी ही उसके गले में अटक गई। वो बस हैरानी में अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे ही देखे जा रही थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी ना, अब क्या हुआ, अब क्यों तुम्हारी हंसी बंद हो गई? तो अद्विका ने हकलाते हुए अटक अटक के कहा, वो मैं
मैं हंस नहीं रही थी, मैं तो बस। अद्विका इसे आगे कुछ नहीं कह पाई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर बोले तो बोले क्या। उसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। अद्विका की ये हालत देखकर सिद्धार्थ को मन ही मन हंसी आ रही थी, पर साथ ही अद्विका उसे अपने नीचे बिल्कुल एक प्यार सा बिल्ली का बच्चा लग रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो अद्विका को किस कर ले, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी अद्विका की मर्जी के बिना हो। लेकिन वो फिर खुद को भी नहीं रोक पाता, इसलिए वो अद्विका के ऊपर से हट गया और उसके दूसरी तरफ ही लेट गया। इस समय दोनों ही अपने अपने दिलों के जज्बातों को समझना चाहते थे या एक दूसरे को समझना चाहते थे। उस पूरे कमरे में ही चारों तरफ भी शांति थी, और अगर कुछ था तो बस उन दोनों के दिलों की धड़कनों की आवाज। कुछ देर बाद अद्विका ने धीरे से अपना सर घुमाकर सिद्धार्थ को देखा तो उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। ये देखकर अद्विका बड़े आराम से उठी और उसके हल्का पास जाकर देखा तो सिद्धार्थ सो चुका था। वैसे तो सिद्धार्थ को इतनी आसानी से नींद नहीं आती थी, लेकिन अद्विका ने उसे दर्द की कुछ हाई पावर की दवाई दी थी जिससे उसकी चोट जल्दी ठीक हो जाए। उसी के असर के कारण सिद्धार्थ को नींद आ गई थी और ये बात अद्विका भी जानती थी। फिर अद्विका हल्का सा बेड पर उठा के बैठे गई और फिर अपना फोन निकालकर उसमें किसी को कुछ मैसेज किया तो 1 मिनट में ही दूसरी तरफ से रिप्लाई आ गया, जिसे पढ़कर अद्विका की आंखें गहरी हो गई। अब तक जो अद्विका मासूम प्यारी लग रही थी वो अब बिल्कुल अलग, एकदम मौत की देवी लग रही थी। उसने फिर कुछ टाइप किया और सेंड करके उस सामने वाले को कुछ करने के लिए कहा। लगभग 5 मिनट बाद अद्विका ने अपना फोन बंद करके साइड में रख दिया और कुछ सोचने लगी। तभी उसे अपने ऊपर हल्का वजन महसूस हुआ। उसने देखा तो ये सिद्धार्थ था जिसने नींद में अपना सर उसके पेट पर रख दिया था। ये देखकर अद्विका ने सिद्धार्थ का चेहरा देखा जो सोते हुए बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। लेकिन फिर उसने सिद्धार्थ को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करी तो अचानक से सिद्धार्थ ने अपने हाथ उसकी कमर के चारों तरफ लपेट लिए। ये देखकर अद्विका हैरान हो गई। उसने शक करते हुए धीरे से कहा, ये सच में नींद में है या सिर्फ नाटक कर रहे हैं? तभी अद्विका ने खुद की बात का खुद ही जवाब देते हुए कहा, आरू तूने ही तो रहे दवाई दी है, तो ये नाटक तो नहीं कर रहे होंगे, सच में नींद में ही होंगे। अद्विका ने उसकी नींद बिना तोड़े उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, पर सिद्धार्थ अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हुआ। कोल्ड स्वेट स्माइल। आखिर में अद्विका ने हार मानकर कहा, ये आदमी पता नहीं क्या खाते हैं जो जरा सा भी इन्हें हिलाना भी मुश्किल है। डेडपैन फेस। उसी समय अद्विका को नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी तो उसने तुरंत अपना फोन उठाकर चेक किया तो उस मैसेज को पढ़कर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अद्विका ने अपना फोन ऑफ करके साइड में वापस रख दिया और वो सिद्धार्थ को देखने लगी। देखते देखते ही उसके हाथ अपने आप सिद्धार्थ के बालों को सहलाने लगे। अद्विका सिद्धार्थ के चेहरे में खोई हुई थी कि अचानक से सिद्धार्थ ने उसकी कमर के चारों तरफ अपनी पकड़ और कस ली और नींद में ही बोला, प्लीज नेवर लीव मी। ये सुनकर अद्विका के हाथ रुक गए और वो सिद्धार्थ को देखने लगी जिसके चेहरे पर नींद में भी एक अजीब से डर के भाव दिख रहे थे, जैसे किसी को खोने। अब तक अद्विका ये अच्छे से समझ गई थी कि सिद्धार्थ बाहर से देखने में दुनिया के लिए कुछ भी ही, पर वो अंदर से बहुत अच्छा है और अपने अपनों को बहुत प्यार करता है। बस कभी भी किसी को न कुछ बताता है न कुछ कहता है। वो अंदर ही अंदर अपनी माँ को खोने का दर्द में अभी भी था, इसलिए ही शायद वो अब और किसी अपने को नहीं खोना चाहता था। अद्विका ने प्यार से छुपकर उसके माथे पर एक लाइट किस किया और फिर अपनी प्यारी आवाज में उसके बाल को सहलाते हुए कहा, यस आई विल नेवर लीव यू। देखते ही देखते अद्विका भी सो गई। वही दूसरी तरफ अभी अनामिका की सोसाइटी में पार्किंग एरिया में कार खड़ी करता है तो अनामिका बोलती है, थैंक्स मुझे छोड़ने के लिए, अब मैं चली जाऊंगी। लेकिन अनामिका कार से उतरती उससे पहले ही अभी कार से बाहर आता है और अनामिका की तरफ का गेट खोलकर उसे फिर से अपनी बाहों में उठाता है और पैर से कार का गेट बंद करके कार लॉक करके अनामिका को लेकर उसकी बिल्डिंग के अंदर जाने लगा है। तो अनामिका बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं, मुझे नीचे उतारो, मैं अकेले जा सकती हूँ। तो अभी उसे इग्नोर करके लिफ्ट में जाकर उस फ्लो का बटन दबाता है जिस पर उसका फ्लैट है। लिफ्ट बंद होने के बाद वो अनामिका की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम इस समय अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो सकती और खुद जाने की बात कर रही हो। बाकी दूसरे क्या कहते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और जहां तक मुझे लगता है तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता होगा। इस पर अनामिका ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सच में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी दूसरे के कुछ भी कहने से।
फिर अनामिका बिना अब कुछ कह अभी को ध्यान से देखने लगी और उसमें इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो लोग उनके फ्लैट के सामने खड़े हैं। तभी अभी ने कहा, ओ मैडम, अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो कृपया करके अपना गेट खोले, क्योंकि ज्यादा देर में तुम्हें ऐसे टांगे नहीं रह सकता। ये सुनकर अनामिका अपने होश में आई तो उसने अपन की कार्ड निकलकर डोर खोला। डोर खुलते ही अभी अनामिका को अंदर ले गया और उसे सीधा सोफे पर ले जाकर बैठाल दिया। फिर उसके पैर के पास बैठकर जैसे ही उसके पैर को छूने वाला था, वैसे ही अनामिका ने तुरंत अपना पैर पीछे कर लिया और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम? यो अभी ने अपना सर ऊपर करके अनामिका को एक नज़र घूर कर देखा और फिर जबरदस्ती उसका पैर आगे करके देखने लगा तो उसने देखा कि अनामिका का पैर पूरी तरह लाल हो चुका था, साथ ही हल्की सूजन भी आ चुकी थी। ये देखकर अभी ने अनामिका से कहा, तुम्हारा पैर इतना सूज गया है और तुम कह रही थी कि नहीं कुछ नहीं हुआ, और तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? अभी को यूं उसकी परवाह और गुस्सा साथ में करता देख अनामिका ने बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर कहा, मैं उस समय भला कैसे बताती तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा था। ये सुन अभी ने आगे कुछ नहीं कहा। फिर उसने अनामिका से पूछा, मेडिकल बॉक्स कहाँ रखा है? तो अनामिका अपनी पलकें झपकते हुए उसे देखने लगी। अनामिका को यूं खुद को देखता देख अभी ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ पर 3-3 डॉक्टर रहती है, तब भी क्या एक मेडिकल बॉक्स नहीं है? ये सुन अनामिका ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, वो असल में मेडिकल बॉक्स तो है, बस मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि वो कहाँ रखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें आरू संभाल कर रखती है और वो ही हमारा ध्यान रखती है। ये सुनकर अभी ने अपना सर पीट लिया और उसे देखते हुए कहा, पता नहीं भाभी कैसे तुम्हें झेल लेती है। तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं जिसका ध्यान भाभी को रखना पड़े। अपनी बेइज्जती सुन अनामिका ने मुंह फुला कर कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें अपने घर पर रखी हर एक चीज़ के बारे में पता हो। तो अभी ने बड़े प्राउड के साथ कहा, हाँ मुझे अपनी सभी चीज़ों के बारे में पता होता है कि क्या कहाँ पर है, पर तुम्हें तो ज़रूरी चीज़ें भी नहीं पता है। ये सुन अनामिका के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा था। उसे समझ नहीं आया कि वो इसका क्या जवाब दे। तभी अभी अपनी जगह से उठा और किसी को कॉल करके कुछ कहता है और फिर अनामिका के पास वापस आकर उससे पूछता है, कम से कम तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि किचन किस साइड है। ये सुन अनामिका उसे किचन की साइड इशारा करके कहती है, उधर, पर अब तुम्हें किचन के बारे में क्यों जानना है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो अभी बिना उसके किसी सवाल का जवाब दिए किचन में जाता है और फिर लगभग 5 मिनट के बाद एक गोल बर्तन के साथ वापस आता है। अनामिका देखती है तो उसमें गर्म पानी था। ये देखकर अनामिका ने एक पल के लिए सोचा कि ये बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई, लेकिन फिर अगले ही पल उसे अभी पर बहुत नाज फील हुआ। अभी बर्तन को अनामिका के पैर के पास रखकर अनामिका का पैर हल्के से उसमें डाल देता है। एक पल के लिए अनामिका की चीख निकल जाती है, पर बाद में उसे धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। तभी डोर बेल बजती है तो अनामिका बोलती है, इस समय कौन आ सकता है? शायद अद्विका तो नहीं? तो अभी बोलता है, नहीं भाभी, सिद्धार्थ भाई के साथ है। फिर वो गेट खोलता है तो वहां पर एक लड़का खड़ा था जो अपना सर झुकाकर अभी को एक पैकेट देकर वहां से चला जाता है। अभी जब एक पैकेट के साथ वापस आता है तो उसे देख अनामिका बोलती है, ये इस टाइम किसका पार्सल आया, और हम में से तो किसी ने कुछ नहीं मंगाया था। तो अभी इरिटेट होकर बोलता है, क्या तुम कुछ देर के लिए शांत नहीं रह सकती हो? पैर में चोट लगी है तो थोड़ा अपन महू को भी आराम दे दो, और ये मैंने मंगाया है। ये सुन अनामिका मुंह बनाकर उससे कहती है, चोट पैर में लगी है, मुंह में नहीं, जो मैं कम बोलूं और फिर बोलना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वही अभी अनामिका की बात सुनकर उसे एक पल को देखता है, फिर अपना सरना में हिलाकर पूरी तरह इग्नोर करके उसके पैर को पानी से निकलकर एक टॉवल से अच्छे से बहुत ही आराम से पोंछता है। उसके बाद उसके पैर को अपनी गोद में रख देता है। फिर पैकेट में से एक स्प्रे सूजन के लिए और गर्म पट्टी निकलकर अनामिका के पैर पर उस दवाई को स्प्रे कर गर्म पट्टी को अच्छे से बांध देता है। अनामिका अभी को ये सब करते हुए बहुत ही ध्यान से देख रही थी, साथ ही मन उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी। जब अभी अपना सर उठाकर अनामिका को देखता है तो वो पूरी तरह खोकर सिर्फ उसे ही देख रही थी। ये देखकर अभी उसे एक बार आवाज़ भी देता है, पर वो नहीं सुनती तो अभी उसके सामने चुटकी बजाता है। तब जाकर अनामिका अपने होश में आती है। होश में आते ही जब उसे ये एहसास होता है कि वो कैसे अभी को घूर रही थी, उसे शर्म आने लगती है। वो अपनी शर्म को छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगती है।
ये देखकर अभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, पर अनामिका के देखने से पहले ही वो उसे छुपा लेता है और अनामिका को फिर से अपनी गोद में उठाते हुए पूछता है, तुम्हारा रूम कौन सा है? तो अनामिका बिना कुछ कहे आओबे रूम की तरफ उंगली से इशारा करके अपना सर अभी के सीने में छुपा लेती है। अनामिका की इस हरकत पर अभी का दिल एक पल को धड़कना भूल जाता है और वो खुद को संभालते हुए अनामिका को उसके रूम के बेड पर बैठा देता है। वो या अनामिका आगे कुछ कहते उससे पहले ही अभी का फोन बजता है, तो वो अनामिका को एक नज़र देखकर वहां से बाहर आकर अपना फोन उठता है। 10 मिनट के बाद जब वो अंदर जाकर देखता है तो अपने आप ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अनामिका बिल्कुल बच्चों की तरह बेड के एक कोने में सिमटकर बैठे बैठे ही सो गई थी। अभी धीरे कदमों से बिना आवाज किए उसके पास आता है और झुककर पहले उसे सही से लेटाता है, तो उसकी नज़र अनामिका के चेहरे पर जाती है जो सोते हुए बहुत शांत और प्यारा लग रहा था। ये देखकर अभी कहता है, कितनी शांत और मासूम लग रहा है, बिल्कुल बिल्ली का बच्चा, लेकिन असल में ये है जंगली बिल्ली जो पंजा भी मारती है। इतना कहकर अभी खुद ही मुस्कुरा देता है। अभी उसके पास ही बैठकर अनामिका को निहारने लगता है तो उसके हाथ आपने ही आप अनामिका के वालों को सहलाने लगता है। तभी अचानक से अभी को कुछ धुंधली यादें याद आने लगी, जिसमें वो एक लड़की का हाथ पकड़कर कह रहा था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं न तुम्हारे साथ। तभी पीछे से कोई गोली चला देता है जो कि अभी के पैर में लगती है, जिसे कारण अभी अपनी ही जगह और गिर जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो लोग उस लड़की पर हमला करब जा रहे थे तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर बड़ी मुश्किल से अपनी गन निकलकर उन लोगों को मारने लगता है। इसी सब में एक गोली आकर उस लड़की को लग जाती है। ये देख अभी की तो जान ही अटक जाती हो, वो तुरंत उसके पास जाता है पर उसको भी बहुत गोली लग चुकी थी। कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है, तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वो उठकर सिद्धार्थ और शिव से सबसे पहले उस लड़की के बारे में पूछता है, तो शिव की बात सुन अभी अपनी ही जगह बेसुध सा खड़ा रहा अधिक और फिर अपने घुटनों के बल गिरकर बैठे जाता। उसकी आंखों से लगातार अंशु निकल रहे थे। शिव और सिद्धार्थ दोनों मिलकर उसे बड़ी मुश्किल से संभालते हैं। तब से अभी उन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है। ये सब याद आते ही अभी की सांसें बहुत तेज हो जाती है। वो तुरंत अनामिका के पास से उठ जाता है और अपनी लाल हो चुकी आंखों से अनामिका को एक नज़र देखकर कहता है, नहीं, मैं फिर से ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने कारण तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर अभी अपना मुंह मोड़ के अनामिका को सोता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। वही इन सब से अनजान अनामिका आराम से अपनी जगह पर सो रही थी। वो सोते हुए ही नींद में बोलती है, आई रियली लो वी एयू। अभी एक होटल के विप रूम में एक आदमी अपने सामने बेड पर पड़ी लड़की को बेरहमी से चूमे जा रहा था। वो लड़की तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो रहा वो सिवाय दर्द और चिल्लाने के। तभी उस कमरे का दरवाजा नॉक होता है तो वो आदमी रुक जाता है। अंदर आने को कहकर अपनी जगह से उठा के सोफे पर जाके बैठ जाता है। तभी एक दूसरा आदमी डरते डरते अंदर आता है। अंदर आकर जब उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो वो लड़की जल्दी से खुद को एक चादर से ढक लेती है। फिर वो उस आदमी को देखता है तो डर जी मारे थर थर कांपने लगता है और तुरंत अपना सर झुका लेता है। तो वो आदमी अपने हाथ में शराब का ग्लास उठाकर पीते हुए अपने सामने खड़े अपने असिस्टेंट से एकदम शांत मगर गहरी आवाज में पूछता है, वो मरा या नहीं? तो उसका असिस्टेंट डर कर नीचे जमीन पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपना सर झुकाकर हकलाते हुए बोलता हो, वो सर वो बच गया, हमारे भेजे हुए आदमी मारे गए, बाकी बचे हुए भाग गए। ये सुनते ही वो सोफे पर बैठा हुआ आदमी एकदम गुस्से में भर जाता है। फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास अपने असिस्टेंट की तरफ फेंकता है तो वो उसके पास में लगे हुए बड़े से शीशे पर लगता है। टकराते ही ग्लास के साथ साथ वो शीशा भी जोर की आवाज के देख टूट जाता है। इससे असिस्टेंट के साथ में वो लड़की भी डर से कांप जाती है। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, सिद्धार्थ ठाकुर, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन कब तक बचोगे? तुम्हारी कोई न कोई कमजोरी तो होगी ही और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर उसकी तरफ देखकर बोलता है, गेट आउट। ये सुनकर उसका असिस्टेंट वहां से तुरंत नोट 211 हो जाता है। तभी उस लड़की की तरफ देख के चिल्लाकर बोलता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जस्ट गेट आउट। ये बोल एक नोट का बंडल उस लड़की के मुंह पर फेंकता है। ये सुनकर वो लड़की डर कर तुरंत वो नोटों का बंडल और अपने कपड़े संभालते हुए वहां से जल्दी से निकल जाती है। अगली सुबह सिद्धार्थ के कमरे में सिद्धार्थ की सुबह अद्विका से पहले आंख खुलती है। वो जैसे ही उठने को होते हैं उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस होता है, साथ ही उसे लगता है जैसे वो किसी सॉफ्ट चीज पर अपना सर रखा हो।
तो वो अपना सर धीरे से उठाकर देखता है तो सीधे उसकी नाराज अद्विका पर पड़ती है, जो आधी बैठी और आधी लेटी हुई थी, जिसका सर बेड से टिका हुआ था। अद्विका पूरी रात से ऐसे ही सो रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ को खुद पर गुस्सा आने लगती है कि आखिर वो ऐसे कैसे अद्विका की गोद में सो गया। वो रात की बातों को याद करता है, उसे भी सोने से पहले तक का ही याद था, सोने के बाद वो अद्विका की गोद में कैसे सोया ये उसे नहीं पता। तो सिद्धार्थ बड़े ही आराम से अद्विका का हाथ अपने सर से हटाता है, फिर एक बार उसके हाथ को बहुत ही प्यार से चूम कर नीचे रख देता है। सिद्धार्थ बिना आवाज करे अपने जगह से उठा, फिर अद्विका की दूसरी साइड आकर उसे सही से लेटाकर ब्लैंकेट उड़ा देता है और खुद वॉशरूम में चला जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद अद्विका की भी नींद खुलती है, तो वो उठकर इधर उधर देखती है तो उसे समझ आता है कि वो तो सिद्धार्थ के रूम में है। तभी उसे रात की सब बातें याद आती और सिद्धार्थ का बच्चों की तरह उससे चिपक कर सोना भी ये याद कर अपने आप उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी उसकी गर्दन में दर्द होता है तो वो अपनी गर्दन पर हाथ रखकर बोलती है, ये सब उनकी वजह से हुआ है, रात भर ऐसे लेटने के कारण मेरी पूरी गर्दन अकड़ गई है। अद्विका बेड से उतर कर खड़ी ही हुई थी कि उसी समय कमरे का दरवाजा खुलता है और सिद्धार्थ अंदर आता है। अद्विका को जागा देखकर वो एक मुस्कान के साथ उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेपर बैग टेबल पर रखते हुए कहता है, अद्विका इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, तुम फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर अद्विका वो पेपर बैग ले लेती है, वो वॉशरूम में जाती इससे पहले ही सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घूमता है और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कल रात क्या हुआ था मेरे सोने के बाद, क्योंकि मुझे अचानक ही नींद आ गई थी, पर कैसे? सिद्धार्थ के सवालों का जवाब देते हुए अपने आंखें नीचे करके मासूम शक्ल बनाकर कहा, वो मैंने आपको जो मेडिसिन दी थी वो थोड़ी हाई पावर की थी, जिसके कारण ही आपको नींद आ गई और आपने अपनी नींद में ही अपना सर मेरी गोद में रख दिया था। मैं हटाने की कोशिश की पर आप हटे ही नहीं, तो मैं क्या ही कर सकती थी। ये सुनकर सिद्धार्थ आगे ज्यादा कुछ नहीं कहता भी अद्विका को फ्रेश होकर नीचे आने के लिए बोलता है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में अद्विका फ्रेश होकर बाहर आई है तो खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, मुझे लगा नहीं थी कि आपको मेरा इतना परफेक्ट साइज पता होगा। अद्विका ने इस समय सिद्धार्थ की दी हुई ड्रेस पहनी थी, जो कि ब्लैक कलर का पटियाला सूट था, जो अद्विका पर एकदम खिल रहा था। ये देखकर अद्विका ने अपने बालों को बंधने की जगह ऐसे ही खुला छोड़ दिया। फिर वो वहां से नीचे चली गई। अद्विका रूम से बाहर आकर घर को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि कल रात को तो उसका पूरा ध्यान सिद्धार्थ और उसकी चोट पर था, इसलिए उसने घर पर इतना ध्यान नहीं दिया था। पूरे घर में एक एक चीज बहुत ही सलीके से रखी गई थी और सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था। अद्विका जब सीढ़ियों से नीचे आती है तब उससे सामने ही सोफे पर सिद्धार्थ बैठा हुआ दिखाई देता है, साथ ही उसके सामने वाले सोफे पर देव और शिव भी बैठे हुए थे। कदमों की आवाज सुनकर वो तीनों अपनी नजरें उठाकर देखते हैं तो उन्हें अद्विका अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है। अद्विका को देखकर तीनों की ही नजरें कुछ पल के लिए उस पर ही ठहर जाती है, पर देव और शिव अपनी नजरें जल्दी ही उस पर से हटा लेते हैं। लेकिन हमारे सिद्धार्थ बाबू तो भी बिना पलक झपकाए अद्विका को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि ब्लैक सूट में वो लग ही इतनी सुंदर रही थी। ये देखकर देव ने सिद्धार्थ के पास जाकर धीरे से कहा, भाई ऐसे मत देखो, मेरी भाभी को उन्हें नजर लग जाएगी, वैसे भी कुछ दिनों के बाद वो आपकी ही होने वाली है, तब आराम से देखते रहना। देव की बात सुनकर सिद्धार्थ चेप गया और देव को घूर कर देखा तो देव उसके पास से उठकर वापस शिव के पास जाके बैठ गया। उसी समय अभी भी वहां पर आ गया, पर बिना कुछ बोले शांति से उन्हीं के पास बैठ गया, लेकिन उसकी आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोया नहीं है। अद्विका भी उनके पास आ गई थी, लेकिन अचानक से वो गुस्से में सिद्धार्थ को देखते हुए चिल्लाकर बोली, आपको कुछ अकल वकल है या नहीं? अद्विका की बात सुनकर देव, शिव और अभी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से अद्विका को देखने लगे। सिर्फ यही नहीं, वहां मौजूद सभी नौकर जो काम कर रहे थे और बॉडीगार्ड्स जो डोर पर ही थे, वो तक हैरान हो गए, क्योंकि आज तक किसी ने भी सिद्धार्थ से ऐसे बात नहीं करी थी। लोग उससे बात तक करने में डरते थे, तो ऐसे चिल्लाना तो दूर की बात है। देव ने हैरानी में ही अपने पास बैठे शिव और अभी से कहा, भाई सिद्धार्थ भाई ने ऐसा क्या कर दिया जो भाभी इतना गुस्सा कर रही है? कहीं भाई ने कल रात को भाभी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? ये सुनकर अभी और शिव दोनों ही उसे घूर कर देखने लगे तो देव ने बस अपने दांत दिखा दिए, तो वो दोनों अपना सरना में हिलाकर सामने देखने लगे।
वही बेचारा सिद्धार्थ सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो अद्विका उस पर ऐसे चिल्ला रही है, क्या उसे उसकी दी हुई ड्रेस पसंद नहीं आई। सिद्धार्थ ये सब सोच ही रहा था कि अद्विका की आवाज उसे सुनाई दी, आपको सच में अकल नहीं है, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। तो सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए नर्म आवाज में पूछा, लेकिन मैंने ऐसा करा क्या है। सिद्धार्थ की ऐसी नर्म और शांत आवाज सुनकर अब सब हैरानी में उसे देखने लगे कि जो इंसान किसी की सुनता नहीं वो आज एक लड़की की डांट को इतने आराम से सुन रहा था। जब अद्विका ने उसकी बात सुनी तो अपनी आंखें छोटी करके उससे बोली, तो आपको ये भी नहीं पता आपने किया क्या है। इस पर सिद्धार्थ ने अपना सर तुरंत न में हिला दिया। ये देखकर अद्विका ने अपना सर पीट लिया। फिर एक नौकर से उसने फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा और सिद्धार्थ के ही पास बैठकर उसका हाथ पकड़ के उसे घूरते हुए बोली, तो फिर ये क्या है, आपका घाव अभी ठीक नहीं हुआ है जो आपने इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। ये सुनकर उन तीनों का ध्यान अब जाकर सिद्धार्थ के हाथ पर के घाव पर गया। तो देव चिंता करते हुए बोला, भाई आपको इतनी चोट लगी थी और आपने हम लोगों को बताया भी नहीं, आप ठीक तो है न। तभी अभि ने भी कहा, हाँ भाई, जब आपको कल ये उस हमले के कारण चोट लगी तो आपने तब बताया क्यों नहीं, मैं डॉक्टर को बुला देता। उन लोगों को सिद्धार्थ के लिए परेशान होता देख अद्विका ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, गोली पूरी तरह से नहीं लगी थी, ज्यादा बड़ा घाव नहीं था। तभी सिद्धार्थ ने भी कहा, हाँ अद्विका सही कह रही है। और फिर अद्विका को प्यार से देखते हुए, मेरे पास पहले से ही इतनी अच्छी डॉक्टर है तो मुझे किसी और की क्या जरूरत। इस पर वो दोनों शांत होकर बैठ गए क्योंकि अद्विका सच में बेस्ट थी। अद्विका ने पहले सिद्धार्थ की ड्रेसिंग की, फिर अभि की तरफ देखते हुए पूछा, अनामिका ठीक है न। ये सवाल सुनकर अभि को कल की बातें याद आने लगी तो उसने खुद को संभाल कर कहा, हाँ भाभी वो ठीक है, मैं उसे घर छोड़ दिया था। इस पर अद्विका अपना सर हिला देती है, लेकिन फिर अभि को नोटिस करके उसकी आंखों को देखते हुए बोलती है, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, क्या रात भर सोए नहीं। ये सुन बाकियों का ध्यान भी अभि पर गया। अभि पहले तो ये सवाल सुनकर हड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसने कहा, वो अंडस्को कुछ नहीं भाभी, बस कल थोड़ा काम था और फिर कल के अटके की इन्वेस्टिगेशन के कारण मैं ज्यादा सो नहीं पाया था बस। इस पर सब उसकी बात मान लेते हैं सिवाय अद्विका की, क्योंकि उसे इतना समझ आ गया था कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, लेकिन इस समय उसने ज्यादा पूछने का नहीं सोचा। वो सब नाश्ता कर ही रहे थे कि सिद्धार्थ ने अभि से कल के हमले के बारे में पूछा तो अभि ने बताया, जो लोग हम पर हमला कर रहे थे उन्हें मिस्टर वर्मा ने भेजा था। मिस्टर वर्मा का नाम सुन शिव ने कहा, मिस्टर वर्मा यानी वर्मा कंपनी के सीईओ पर उसे सिद्धार्थ से ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई जो सीधा जानलेवा हमला करने की हिम्मत कर दी उसने। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, शाम तक उसकी कंपनी दिवालिया और वो रोड पर होना चाहिए। इस पर शिव और अभि दोनों अपना सर हाँ में हिला देते हैं। अभि जो आगे भी कुछ कहना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। ये देख सिद्धार्थ उसे आगे सब कुछ बताने के लिए बोलता है तो अभि हल्का डरते हुए कहता है, असल में मिस्टर वर्मा ने वो हमला आप पर नहीं कराया था, वो हमला तो। अभि इसके आगे बोलते बोलते रुक गया तो सब उसे देखने लगे। तो अभि ने बड़ी मुश्किल से कहा, वो हमला आप पर नहीं बल्कि भाभी पर हुआ था, क्योंकि भाभी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथों से छीन लिया, साथ ही उसकी बेइज्जती कर दी थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर भाभी पर वो हमला कराया था। पर उसी समय आप भाभी के साथ थे, ये बात उन गुंडों को नहीं पता थी। ये सुनकर अचानक से उस जगह का पारा गिरने लगा। अद्विका को छोड़कर वो तीनों ही इस बात को महसूस कर पा रहे थे कि सिद्धार्थ कितने गुस्से में था। तभी उन्हें सिद्धार्थ की धीमी मगर खतरनाक आवाज सुनाई दी, शाम तक वो मेरे सामने होना चाहिए। सिद्धार्थ पहले तो उसे सिर्फ रोड पर ला कर छोड़ने वाला था, पर अब वो उसे ये बताएगा कि उसने किसको मारने की सोची थी। इसे बाद आगे किसी ने कुछ नहीं कहा, सब बस चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता होने के बाद अद्विका वापस जाना चाहती थी तो सिद्धार्थ ने देव को अद्विका को ड्रॉप करने के लिए कहा। वैसे तो वो खुद जाना चाहता था और अभी उसे कुछ जरूरी काम था। जाने से पहले अद्विका ने उन लोगों की तरफ देखते हुए सीरियस आवाज में कहा, वहां हमला सिर्फ मुझ पर नहीं हुआ था, आप पर भी हुआ था, पर वो किसी दूसरे ने कराया था। ये सुन वो चारों अद्विका को देखने लगे तो अद्विका ने एक गहरी सांस लेकर सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, जो गुंडे हम पर डायरेक्ट अटैक कर रहे थे उन्हें तो मिस्टर वर्मा ने भेजा था, लेकिन जो स्नाइपर गोलियां चला रहे थे उनका टारगेट आप थे। तो अभि ने कहा, भाभी आप इतना यकीन से कैसे कह सकती है कि अटैक दो अलग अलग लोगों ने कराया था।
इसका जवाब देते हुए अद्विका ने कहा, वो ऐसे क्योंकि जो स्नाइपर गोलियां चला रहे थे वो सभी सेम ड्रेस में थे और सभी वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल लग रहे थे, लेकिन जो गुंडे हम पर हमला कर रहे थे उनके कपड़े, अटैक करने का तरीका यही बता रहा था कि वो सभी कोई लोकल गुंडे थे। ये सुनकर सब शॉक हो गए। सिद्धार्थ ने भी ये नहीं सोचा था, नहीं उसने कल ये बात नोटिस कर पाई थी, क्योंकि उसका तो पूरा ध्यान अद्विका को सेव करने में था। लेकिन अद्विका ने एक एक डिटेल देखी थी और वो उस समय ही ये समझ गई थी, साथ ही उसने कल रात को यही बात कॉन्फर्म भी करी थी। ये जानने के बाद सिद्धार्थ ने अभी को देखा तो वो उसका मतलब समझ गया और तुरंत वहां से वो काम करने के लिए निकल गया। साथ ही अद्विका भी देव के साथ चली गई। पूरे रास्ते भर देव अद्विका से बातें करता रहा और अद्विका ने भी उसका पूरा साथ दिया बातों में। कुछ ही देर में वो लोग अद्विका के घर तक पहुंच गए। अद्विका कार से उतरने ही वाली थी कि तभी देव ने उसे आवाज दी तो वो रुककर उसकी तरफ देखने लगी। अद्विका ने देखा तो देव ने उससे कहा, थैंक यू वेरी मच भाभी। ये सुन अद्विका न समझते हुए कंफ्यूजन में बोली, थैंक यू पर किस लिए, मैंने क्या किया? तो देव ने अपना सर नीचे करते हुए कहा, थैंक्स मेरे भाई की जिंदगी में आने के लिए, उनकी क्या करने के लिए, उन्हें समझने के लिए। देव के ये सब कहने पर अद्विका शांति से उसकी आगे की बातें सुनने लगी। तो देव ने आगे कहा, जब से माँ गई है भाई बहुत बदल गए, वो सबसे दूर रहते, हमेशा अकेले, और वो कभी भी अपना दुख दर्द किसी को नहीं बताते। पर वो कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, उन्होंने हम सबका पूरा ध्यान रखा। वो जताते नहीं है पर हमारी कितनी परवाह करते हैं ये मैं जानता हूँ। देव ये सब बहुत ही शांति से का रहता। फिर उसने आगे कहा, पापा की दूसरी शादी के बाद से ही वो हम दोनों से बहुत दूर हो गए। कभी भी वो अपने परिवार के साथ नहीं रहे, बस हमेशा ठाकुर कंपनी को संभालते रहे। मैं तो इतना छोटा था कि मुझे माँ का चेहरा भी नहीं पता, पर बचपन से हूँ छोटी माँ ने हम संभाला था। फरहल की रुआसी आवाज में, माँ के साथ साथ मुझे कभी बाप का प्यार भी नहीं मिला, लेकिन भाई ने कभी भी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जो चाहिए हित वो मुझे पहले ही ला कर दे देते थे, लेकिन किसी ने भी भाई की इतनी परवाह नहीं करी जैसे आप करती हो। अद्विका का हाथ पकड़कर, इसलिए भाभी प्लीज कभी भी भाई से दूर मत जाना, हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना। अब तक देव रोने लग गया था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कर अद्विका भी हल्का इमोशनल हो गई थी, पर देव को रोता देख उसने खुद को संभाल कर देव के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, वादा करती हूँ सिर्फ तुम्हारे भाई का ही नहीं बल्कि अब पूरे परिवार का ध्यान रखूंगी। फिर देव के आंसू पूछते हुए, अच्छा अच्छा बस अब और नहीं रोना, मैं हूं न यहाँ पे, हल्का मजाक करते हुए, देखो अगर अब तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा रोते हुए फोटो सिम्मी को दे दूंगी, फिर वो क्या करेगी मुझे नहीं पता। ये सुनकर देव भी हंसने लगा। तभी देव ने बहुत प्यार और मासूम नजरों से अद्विका को देखते हुए कहा, भाभी क्या मैं आपको भाभी माँ कह सकता हूँ? भाभी माँ सुनकर अद्विका ने देव को देखा, फिर उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, तुम जो चाहे वो कह सकते हो। इस पर देव अद्विका को बिल्कुल बच्चों की तरह गले लगा लेता है, तो अद्विका भी मुस्कुरा कर प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलती है, अच्छा अब बहुत हुआ, अगर तुम्हारे भैया को पता चला ना तो वो क्या करेंगे तुम ही सोचो। सिद्धार्थ का नाम सुन देव तुरंत अद्विका से अलग हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई बहुत कुछ कर सकता है। तभी अद्विका कार से उतर के उसे बाय बोल वहां से चली जाती है, साथ ही देव भी वहां से सीधा ठाकुर भवन चला जाता है। अद्विका के फ्लैट पर अद्विका अपनी की से गेट खोलकर अंदर जाती है तो उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठी अनामिका पर पड़ती है, जो कि मैगी खा रही थी, साथ में सामने टीवी भी चल रही थी, पर उसका ध्यान तो कहीं और ही था। ये देखकर अद्विका उसके पास जाती है, तब भी अनामिका को कोई एहसास नहीं होता। तो अद्विका अपनी आंखें छोटी करते हुए उसके पास बैठकर एकदम से उसका मैगी का बोल ले लेती है। तब जाकर अनामिका अपनी सोच से बाहर आती है और हैरानी से अद्विका को देखते हुए बोली, आरू तू कब आई? इस पर अद्विका उसे घूरते हुए कहती है, जब तू किसी के ख्यालों में खोई हुई थी। इस पर अनामिका इधर उधर देखने लगी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही गेट खुलता है और प्रिया वहां पर आती है। प्रिया आते ही सबसे पहले अद्विका को गले लगाते हुए बोलती है, तू ठीक तो है न? तेरे ऊपर अटैक हुआ था, तुझे कुछ हुआ तो नहीं न? प्रिया को यूं परेशान होता देख अद्विका उसे शांत कराते हुए बोलती है, हाँ हाँ दादी अम्मा मैं ठीक हूँ एकदम, भला मुझे क्या होगा। दादी अम्मा सुन प्रिया अपना मुंह बना लेती है, जिसे देख अनामिका और अद्विका दोनों हंसने लगी। तो प्रिया चिढ़कर उसके हाथ से मैगी का बोल लेकर खुद खाने लगी।
ये देख अनामिका चिल्लाकर बोलती है, अरे ओ दादी अम्मा, ये मेरा है, इतनी मेहनत से मैं बनाए और तू इसे खत्म कर रही है। तो प्रिया खाते हुए कहती है, हाँ तो अब तू दूसरा बना लेना क्योंकि ये तो अब मैं खाऊंगी। तो अनामिका उससे मैगी लेने के लिए अपनी जगह से उठती है, लेकिन जैसे ही वो उठी वैसे ही वो एकदम से चिल्ला पड़ी और अपना पैर पकड़ लिया। उसकी चीख सुन अद्विका और प्रिया दोनों ही उसके पास आ जाते हैं। जब उसे ऐसे अपना पैर पकड़ा हुआ देख प्रिया तुरंत नीचे बैठकर उसका पैर चेक करने लगती है। पैर चेक करने के बाद प्रिया घूरकर अनामिका को देखकर बोलती है, पागल लड़की, तेरा पैर इतना कैसे सूजा। इस पर अनामिका बच्चों की तरह मासूम चेहरा बनाकर बोलती है, वो ये कल की फाइट के चक्कर में हुआ था। तब तक अद्विका मेडिकल बॉक्स ला के प्रिया को दे देती है। तो प्रिया उसके पैर की गर्म पट्टी खोलते हुए बोली, चलो कम से कम इस लड़की को गर्म पट्टी तो बांधना याद रहा, वरना अब तक इसका पैर फूलकर पकोड़ा बन गया होता। ये सुनकर अनामिका का की चीजों को याद करते हुए बिना ध्यान दिए बोल देती है, ये मैं नहीं बांधा था। ये सुन अद्विका और प्रिया दोनों अपनी शक भरी नजरों से उसे देखने लगी। जब अनामिका को लगा कि अब ये दोनों बिना जाने चैन नहीं लेंगी, तो उसने कल अपने और अभी के बीच जो हुआ सब बता दिया, और ये भी कि जब वो सुबह उठी तब अभी वहां नहीं था, वो रात को ही उसे बिना बताए चला गया। ये कहते हुए अनामिका हल्का मायूस हो गई। अनामिका की बात सुनकर अद्विका को सुबह अभी का चेहरा याद आया कि कैसे उसकी आंखें न सोने और रोने के कारण सूजी हुई थी। पर अद्विका इस समय अभी के बारे में वो बात नहीं बताती। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ ही कहने पर शिव और अभी ने मिस्टर वर्मा की कंपनी को दिवालिया कर दिया, उसका घर गाड़ी सब कुछ बिकवा दिया था। अब एक कमरे में सिद्धार्थ सामने चेयर पर बिल्कुल किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वो पूरा कमरा देखने में ही खतरनाक लग रहा था, मानो जैसे यमराज का नर्क हो। वहीं सिद्धार्थ के सामने जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठा हुए मिस्टर वर्मा की तो हालत खराब हो रही थी। उसे लग रहा था मानो उसके सामने उसकी मौत बैठी हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तभी सिद्धार्थ ने बहुत ही गहरी और खतरनाक आवाज में कहा, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हम पर जानलेवा हमला करवाओ। सिद्धार्थ की ऐसी खतरनाक आवाज सुन वहां पर मौजूद मिस्टर वर्मा ही नहीं बल्कि बाकी लोगों का भी शरीर कांपने लगा। लेकिन उसके पास ही खड़े शिव और अभी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो वो कई बार देख चुके थे और अब ये उनकी आदत हो गई थी। वही मिस्टर वर्मा की हालत बहुत खराब थी। वो सिद्धार्थ के सामने जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं, हमने आप पर हमला नहीं कराया था। नहीं, हमें पता था कि आप वहां पर मौजूद है। वो हमला तो अद्विका राजपूत को मारने के लिए था। ये सुन अभी और शिव दोनों को ही वर्मा पर हंसी आ रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ एक वक्त उस पर हमला करने पर उसे जिंदा छोड़ देता, लेकिन इसने तो उसकी जान की ही जान लेने की सोची, तो सिद्धार्थ उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता है। सिद्धार्थ ने खड़े होकर एक लात खींच के उसके पेट पर मारी और अपने दांत पिसते हुए कहा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई अपने इस मुंह से मेरी जान का नाम लेने की। उसके बाल पकड़कर खींचते हुए, तूने सिद्धार्थ ठाकुर की मोहब्बत को मारने की कोशिश की है, तो तुझे कैसे लगत है कि तू जिंदा रह सकता है। ये सुनकर तो मिस्टर वर्मा के होश उड़ गए और ये सोचते ही उसका पर शरीर पसीने से भीग गया। वो अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन सिद्धार्थ को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। तभी उसने अपने एक आदमी से कहा, बहुत दिनों से ज़ेक को कोई आदमी नहीं मिला है, उसे यहाँ लेकर आओ। अपने बॉस का हुक्म सुनकर वो आदमी तुरंत उसका कहा करने के लिए चला जाता है। पर बाकियों को अब और डर लाने लगा था। कुछ देर में 4 लोग एक बड़े से पिंजरे को खींचते हुए वहां लाए। उस पिंजरे के आते ही सिद्धार्थ ने उसका गेट खोलने को कहा, तो एक आदमी ने डरते हटे उस पूरे का गेट खोला और तुरंत वहां से पीछे हट गया। पिंजरे का गेट खुलते ही तेज आवाज के साथ एक चीता छलांग लगाकर बाहर आया। उसे देखकर सभी अपनी अपनी जगह से पीछे हट गए। वो चीता यानी कि जैक चलते हुए सिद्धार्थ के पास जाने लगा। रास्ते में जमीन पर पड़े मिस्टर वर्मा को घूरा कर देखा, फिर अपना मुंह फेरकर सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। जैक आराम से उसके पैरों के पास बैठा तो सिद्धार्थ ने उसके सर पर हाथ रखकर सहलाया। सिद्धार्थ के उसके सर पर हाथ रखते ही जैक, जो अभी तक खूंखार बना हुआ था, वो बिल्ली की तरह बहुत प्यार से उसके पैर पर अपना सर रगड़ने लगा। ये देखकर अभी शिव से बोला, वैसे तो ये सबको डरता रहेगा, पर भाई के सामने चीते से सीधा बिल्ली बन जाता है। शायद ये बात जैक ने भी सुन ली थी। उसने उन दोनों की तरफ देखकर एक बार तेज आवाज में घुर्राया। जैक के ऐसा करने पर शिव और अभी भी हल्का डरकर पीछे हट गए।
तभी सिद्धार्थ ने जैक को देखते हुए कहा, बहुत दिनों से तुम्हें कोई शिकार नहीं मिला न, तो ये मिस्टर वर्मा रहा तुम्हारा शिकार। इसने मेरी जान और तुम्हारी होने वाली मालकिन को मारने की कोशिश की है। ये सुन के जैक अपने शिकार को गुस्से में ऐसे देखता है जैसे वो सिद्धार्थ की हर बात समझ गया हो। सिद्धार्थ के कहते ही जैक तुरंत कूदकर अपने शिकार के पास गया और उसके चारों तरफ घूमने लगा। जैक को देखकर मिस्टर वर्मा की जान निकली जा रही थी। वो रो रो कर माफी मांग रहा था। वो और चीखता या चिल्लाता उससे पहले ही जैक ने एक पंजा मारकर उसे गिराया और फिर उसको खींचते हुए अपने पिंजरे में ले गया। इसके बाद सिद्धार्थ वहां से उठकर चला गया। उसके पीछे पीछे ही अभी और शिव भी वहां से चले गए। सिद्धार्थ के जाते ही उसके आदमी ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि उन सबको डर था कहीं जैक बाहर आकर उन्हें ही अपना खाना न बना ले। वैसे ही पिछले कुछ मिनट से उस पिंजरे में से जो चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थी उससे उन सभी की आत्मा तक हिल गई थी। अद्विका के फ्लैट पर अद्विका अपना लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। प्रिया भी कुछ डॉक्यूमेंट में उलझी हुई थी, लेकिन हमारी अनामिका अपना पट्टी से बंधा हुआ पैर सामने टेबल पर रखकर उन दोनों को अपने हाथ बांधे हुए देख रही थी। तभी अद्विका को फोन आता है तो वो उठाकर देखती है कि ये लिली का कॉल है। ये देख तुरंत कॉल उठा लेती है, पर उसकी बात सुनने के बाद अद्विका शांत आवाज में बोलती है, ठीक है मैं आती हूँ वहाँ। फिर फोन रखकर उन दोनों को लब जाने की बात बताती है और प्रिया को भी चलने के लिए बोलती है। उन दोनों को जाता देख अनामिका भी जाने के लिए जैसे ही कुछ कहती उससे पहले ही दोनों ने एक साथ उसे जाने से मना कर देती है। दोनों की ना सुनकर अनामिका अपना मोह बना लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।